Very good afternoon. Good evening, everyone. So all set. This is the third class of reaction mechanism. I hope E1 और E2 जो हमने लास्ट क्लास कंप्लीट किया था सबने अच्छे से रिवाइज किया होगा. आज हम E1 C भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ SN1 भी डिस्कस करेंगे. कल हम SN2 और उसके बाद वाली क्लास जो होगी उसमें SN1, SN2, E1 CB, SNI इनके कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे, है ना. तो मेरे को लगता है आप सबने E1 और E2 ये दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म प्रॉपरली रिवाइज कर ली होगी और कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप जरूर किया होगा आफ्टर सॉल्विंग द डीपीपी, आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन विच आर गिवन इन यूर नोटबुक और ओल्ड यूर स्टडी मटेरियल जिस कोचिंग में आप पढ़ते हो उन सब से. तो जितनी भी बुक्स आपके पास हैं, जितने भी आपके स्टडी मटेरियल है, उन सब से क्वेश्चन सॉल्व करो E1 और E2 के. अगर कोई भी डाउट आता है तो उसको आप डाउट फॉरम पे जरूर पोस्ट करो. माय नेम इज सुरजन. सुरजन, आज आपकी पहली क्लास है क्या? आपने फर्स्ट 2 लेक्चर अगर नहीं देखे, आई होप रिकॉर्डेड सेशन जरूर देख के आए होगे आप. हाय मुन्नी सिंह, आर्या, बंसल, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. सो सारे आ गए, शुरू कर सकते हैं E2. सर आपके क्वेश्चन की स्पीड बहुत तेज है. हो सकती है, हो सकती है. क्वेश्चन एक्चुअली क्या होता है कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस अगर करते हैं तब थोड़ी सी फास्ट करना ही पड़ता है. फाइन. यूर चैट इज विजिबल. ऑल द चैट्स आर विजिबल. ऑल द चैट्स आर विजिबल. दिवांशी, त्यागी, सुरजन. सुरजन, माई नेम इज नवीन जोशी. जय माता दी सर. आई एम फाइन, ऑल्दो थोड़ी खांसी है, कोरोना वाली नहीं है लेकिन नॉर्मल खांसी है. आपका भी कमेंट दिख रहा है अर्शिद. अथर्व, बिल्कुल याद है. हाँ याद है. क्लास की पीपीटी क्यों नहीं अवेलेबल होती, उसका रीज़न है यार. क्लास की पीपीटी में एक्चुअली क्या हुआ, इस पीपीटी में मैंने बहुत सारे कंटेंट एक ही पेज में डाल दिए, तो जब मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ तो वो उस तरह से आ नहीं पा रहा है. ऑल्दो ये सारी चीज़ें जो नोट्स आपको दे रखी हैं उसमें अवेलेबल हैं. सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर्स, हाँ अगर आपको नहीं मिला दे देंगे. फारूक, यस यूर इज विजिबल. यू हैव टू सेंड यूर डाउट नैना इन डाउट सेक्शन. जस्ट इस क्लास के बाद आप डाउट सेक्शन में जाना. आप रिप्लाई नहीं देते. आप किसका रिप्लाई नहीं देते फारूक? फाइन. तो मेरे को लगता है नोट्स आर सफिशिएंट. आप सब कोई विजिबल है. ग्रेट, ठीक है. तो सॉरी, E2 का टाइम आ गया. E2 शुरू करें. E2 नहीं, E1 CB की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. डाउट सेक्शन राग तुम्हें नहीं पता यार? वेयर डू यू स्टे? आई स्टे इन नोएडा. फाइन. बस यार मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप इस क्लास के बाद जो आपने फर्स्ट 2 क्लास किए उसमें E1 और E2 में वो कॉन्फिडेंस आ रहा है जो आना चाहिए? ये कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, चाहे आप नीट के एस्पिरेंट हो, चाहे आप जेई के एस्पिरेंट हो, आप सब जेई एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट E1 और E2 में फ्रीक्वेंटली और बहुत फास्ट सॉल्व कर पाओ. अगर कर पाए तो मुझे लगेगा कि जो एफर्ट्स हमने डाले हैं उस सही डायरेक्शन में थे. बेटर देन बिफोर. ग्रेट यार. बेटर तो नहीं, बहुत अच्छा होना चाहिए कायदे से, है ना. फाइन, चलो शुरू करें फिर आगे. E1 CB मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं. इसमें थोड़ा डाउट भी होता है बच्चों को, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बताऊंगा, है ना. थोड़ा मार्कर का कलर चेंज कर दूं, रेड. सर GOC में मिनी कोर्स. यार देखो क्या होगा कि जब आप जैसे मैं कोई कुछ बच्चे कहते हैं कमेंट का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, वो जानते हो पता क्यों नहीं दे पाता हूँ? क्योंकि जब आप मुझसे ये पूछते हो कि एडवांस का कोर्स निकालेंगे, GOC का मिनी कोर्स कर दो, आइसोमरिज्म का मिनी कोर्स कर दो, तो अभी व्हाट आई फील कि मैं इस 7 डेज में आप सबसे एक ही चीज एक्सपेक्ट करता हूं कि आप पूरा फोकस ना रिएक्शन मैकेनिज्म पे रखो. आप रिएक्शन मैकेनिज्म के डाउट पूछो, आप रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड चीजें पूछो, तो उसका आंसर भी दूंगा. और जिस जो मिनी कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी बच्चे मिनी कोर्स में हैं एटलीस्ट उनको रिएक्शन मैकेनिज्म में वो अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम में एक भी गलती करके ना आए. तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहा हूं, बहुत सुपरफिशियल भी नहीं जा रहा हूं. मैं इतना करा रहा हूं कि आप वो सारे क्वेश्चंस कर पाओ, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उसी की बात करते हैं. I need to find tips where particular session of E1 I need to
टिप्स बोल के तो कुछ नहीं है, मैं पूरी डिटेल में बता रहा हूँ। E1 E2 जो मैंने बताया वो मोर देन सफिशिएंट है। कॉन्फिडेंस लेवल DPP सॉल्व करने के बाद वंशिका का कम हो जाता है। इवन आफ्टर स्टडिंग आई एम नॉट गेटिंग टू अप्लाई द कोर्स। ओके फाइन, व्हाट इज हाइपर कॉन्जुकेशन? E2 में बल्कि बेस लेने पे E2 होता है। ओके यार ये नितेश, तू कल से ना मेरे को हैप्पी बर्थडे बोल रहा है, मजा आ रहा है तुझे? क्लास हर्षित कह रहा है सर स्टार्ट कर दो। अभी नहीं करता, थोड़ा बात कर लेता हूँ तुम लोगों से। एक काम करता हूँ, सुनो कुछ सुशील, यस कुछ पहले मैं ना आपको E2 SN1 जो आज का मेरा डे था वो कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपके साथ थोड़ा लाइव रहूंगा। तो जो आपके छोटे छोटे डाउट्स हैं, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन कोई बार बार पूछ रहा है, ये सारी चीजें उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो इस क्लास के बाद थोड़ी देर तक मैं और लाइव रहूंगा, सो दैट मैं आपके डाउट्स बता पाऊंगा। पायल, आई हैव ऑलरेडी एड्रेस की जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर है वो आपको मिल जाए, ठीक है? चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं E2 रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो अभी तक हमने ना E1 और E2 पढ़ा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, मैंने ना अभी तक आपको ये नहीं बताया कि E1 और E2 में ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि E1 है या E2 है। बस मैंने आपको ये बताया कि E1 क्या होता है, E1 के मैंने क्वेश्चंस करा दिए। फिर मैंने आपको बताया E2 क्या होता है, मैंने E2 के क्वेश्चंस कराए। E2 की स्टीरियो केमिस्ट्री आपको समझा दी है, और E2 में सिस ट्रांस कब कब बनते हैं एक्सप्लेन कर दिया, सेटजेफ हॉफमैन प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ही E1 में रीअरेंजमेंट समझा दिया था मैंने आपको, इसके क्वेश्चंस करा दिए थे। E1 वर्सेस E2 ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ना मैं आपको SN1 और SN2 के बाद पढ़ाऊंगा। जब मेरी सारी रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म होगी तो मैं स्पेसिफिक रिएक्शंस पे आऊंगा। फिर अगली बार मैं क्या कराऊंगा मैं बताता हूं तुम्हें। देखो जैसे E1 E2 आपके समझ में आ गया, आज मैं आपको E1 CB और SN1 समझा दूंगा, कल मैं आपको SN2 समझाऊंगा, फिर मैं इन सब के क्वेश्चंस इकट्ठे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। एक सेट मेरे क्वेश्चंस के होंगे, एक सेट प्रीवियस ईयर के होंगे, तो मुझे लगता है कि फिर कुछ भी चीजें बचेंगी नहीं, सब चीजें आपको आ जाएंगी, ठीक है? सही है। अब E2 को समझते हैं, बहुत आराम से सुनना, नो कमेंट्स। हाँ, सो E2 मैकेनिज्म का मतलब समझना। देखो थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं, अगर एक कार्बन है, ये कार्बन है और ये लिविंग ग्रुप है, बहुत आराम से सुनना, कोई कमेंट नहीं, बहुत आराम से फोकस करके सुनना। यहां पे एक हाइड्रोजन है, ध्यान से देखना। देखो अगर ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाए, क्या निकल जाए? लिविंग ग्रुप, तो इस कार्बन पे ना प्लस आ गया। थोड़ा पुरानी चीज है, 2 मिनट पेशेंस रखना। इस कार्बन में प्लस आया और डबल बॉन्ड बना, ये मैंने आपको बताया था, ये होता है E1। सही है। चलो एक थोड़ी देर के लिए और एक और चीज बताता हूं, ये बेस है। बेस ने लिविंग ग्रुप के अल्फा पोजीशन का H को एलिमिनेट किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, कोई इंटरमीडिएट नहीं बना और डबल बॉन्ड बन गया। ये आपका था E2 रिएक्शन। अब देखो E1 का इंटरमीडिएट क्या था? कार्बोकैटायन। याद रखना किसी भी एलिमिनेशन में, किसी भी सब्स्टिट्यूशन में, एलिमिनेशन मतलब E1 E2 E1 CB, सब्स्टिट्यूशन का मतलब SN1 SN2, पार्शियल SN1 पार्शियल SN2 SNI। किसी भी एलिमिनेशन, किसी भी सब्स्टिट्यूशन में अगर इंटरमीडिएट दिखाई दे आपको कार्बोकैटायन या कार्बो एनायन, तो समझ जाना वो फर्स्ट ऑर्डर है। रिपीट करने की जरूरत है क्या? किसी भी एलिमिनेशन में, किसी भी सब्स्टिट्यूशन में अगर इंटरमीडिएट बने सॉरी, चाहे कार्बोकैटायन चाहे कार्बो एनायन, समझ जाना वो फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये अभी मैंने जो समझाया आपको, ये दो हम कर चुके हैं, एक E1 था और एक E2 था। एक थर्ड पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है सुनो, फिर से वापस इसी पे आ गए। इस H प्लस को बाहर निकाल देते हैं, तो इस कार्बन पे माइनस आ गया और यहां पे लिविंग ग्रुप है, और अब आप इस माइनस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल के डबल बॉन्ड बना दो। क्लियर है? देखो यहां नेगेटिव आने के बाद डबल बॉन्ड बना, क्या मैं इसको E1 बोलूं? आंसर इज नो, क्योंकि E1 का मतलब होता है कार्बन पे प्लस चार्ज का आना। लेकिन अभी मैंने आपको एक नई बात समझाई, किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म, चाहे वो एलिमिनेशन हो चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, अगर उसमें इंटरमीडिएट बनते हैं, वेदर इट इज C प्लस वेदर इट इज C माइनस, वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो देखो इस वाले पार्ट में C पे माइनस चार्ज आ गया, ये तो पक्का है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी पक्का है यार एलिमिनेशन है, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड बन रहा है। देखो एलिमिनेशन भी है, फर्स्ट ऑर्डर भी है, तो क्या मैं इसको E1 ही बोलूंगा? लेकिन अगर मैं E1 बोलूंगा तो इससे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि मैकेनिज्म तो उसमें भी सेम है। द डिफरेंस इज दैट कि अगर मैं E1 बोलता हूं तो मुझे कार्बोकैटायन बनाना चाहिए इंटरमीडिएट में, लेकिन यहां ये E1 में कार्बो एनायन बन रहा है। तो इसीलिए बस इस नाम को डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पे CB लगा देते हैं, कॉन्जुगेट बेस। क्लियर? कई बार इसको कार्बो एनायन भी कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा E1 CB। E1 क्यों? क्योंकि कार्बो एनायन इंटरमीडिएट था, मैंने अभी भी कहा इंटरमीडिएट बनेगा तो
वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, इसीलिए E1 CB क्यों, कॉन्जुगेट बेस या कार्बो एनायन इंटरमीडिएट बना जो आपके E1 से डिफरेंशिएट करने के लिए था। पहले मुझे बताओ ओवरऑल E1 E2 E1 CB ये तीनों में डिफरेंशिएशन समझ आया? E1 का मतलब क्या हुआ, कार्बोकेटायन बनने के बाद एलिमिनेशन। E2 का मतलब क्या हुआ, कोई इंटरमीडिएट नहीं बना और एलिमिनेशन। और E1 CB का मतलब क्या है, कार्बो एनायन इंटरमीडिएट बना फिर एलिमिनेशन। अब अगला चैलेंज क्या आएगा, हम ये कैसे पहचाने कि E1 है या E1 CB है, तो उसकी बात हम E1 CB की मैकेनिज्म को देख के समझते हैं। ठीक है, देखो क्या मैकेनिज्म, बहुत आराम से ध्यान से सुनना। देखो कंडीशंस की भी बात करेंगे, कब E1 होगा, कब E2 होगा, कब E1 CB होगा, तीनों को समझेंगे। एक ना कार्बन में लिविंग ग्रुप है और इसमें हाइड्रोजन है अल्फा पोजीशन पे। आपने कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाला, ये बेस इस H को निकालता है, कार्बन पे माइनस चार्ज आता है, फिर इस माइनस का प्लस R होता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, डबल बॉन्ड बनते हैं। जब मैं ये बोलता हूं तो बच्चों को ये लग रहा होता है कि सर यही चीज तो E2 में भी थी, कार्बन था और यहां पे लिविंग ग्रुप था, इसके अल्फा पोजीशन में हाइड्रोजन था और ये बेस था। अब ये बेस इस H को जब निकाल रहा होता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाते हैं और ये दोनों लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाते हैं, तो आपने कहा था E2 है। लेकिन आप सेम मैकेनिज्म यहां आप बता रहे हो, और अब मैं क्या कह रहा हूं कि बेस इस H को निकाल देता है और इस कार्बन पे माइनस चार्ज आता है और उस माइनस चार्ज आने के बाद डबल बॉन्ड बनता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन E1 CB एंड E2? E1 CB में ये कार्बो एनायन नहीं बना, लेकिन सॉरी E2 में ये कार्बो एनायन नहीं बना, लेकिन E1 CB में कार्बो एनायन बना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई आपसे पूछे कि E2 और E1 CB में रेट किसके फास्ट है, तो याद रखना E2 के फास्ट है। E1 CB एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिएक्शन है जिसकी फिक्स्ड मैकेनिज्म है, जिसके फिक्स्ड रूल है, वो वहीं पे होगा। अब मैं समझाता हूं कहां पे होगा। देखो, एक परफेक्ट E2 के लिए कार्बन के पास ये हाइड्रोजन था और इस कार्बन के अल्फा पे ना एक लिविंग ग्रुप था। ध्यान देना जरा, अब बेस आया, E2 के बारे में सोचो और कुछ मत सोचो, E2 का सेम मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। हाँ मानस, थोड़ा वेट करना, थोड़ा वेट करना, जो जो आप पूछ रहे हो मैं सब कमेंट्स देख रहा हूं। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज, गिव मी 10 मिनट्स, आफ्टर दैट आई विल एड्रेस द कमेंट्स। देखो E2 में ना, E2 मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। E2 में बेस आया, अब बेस का काम था H को निकालना, तो बेस ने H को अप्रोच किया। अब देखो, अगर H को अप्रोच किया तो बेस और H इनके बीच में बॉन्ड बनने स्टार्ट हो रहे हैं। ध्यान देना, बॉन्ड बनने स्टार्ट हो रहे हैं। इन E2 C और H का बॉन्ड टूटता है, C और C का बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है, C और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटना स्टार्ट होता है, और ये परफेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है, इसीलिए वो E2 है। अच्छा, E1 CB में क्या हुआ, जैसी बेस इस H को अप्रोच करता है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्शनली एसिडिक है। इसका मतलब क्या, एक्सेप्शनली एसिडिक का मतलब है ये बॉन्ड बहुत कमजोर है, वीक है। अब ऐसा कब होगा इसकी बात मैं थोड़ी देर में करूंगा। तो अगर ऐसा हुआ तो E2 के अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन ले जा रहा था, बेस ने इस H को अप्रोच किया, क्योंकि ये एसिडिक था तो ये इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब हुआ और ये निकल गया बाहर। इससे पहले कि इक्विलिब्रियम बनता, नेगेटिव बन गया। आ रहा है समझ में? तो कौन सी मैकेनिज्म हो गई, E1 CB। अब कैसे पहचानोगे E1 CB, तो कोई भी कार्बन जिसके अल्फा पे एक लिविंग ग्रुप लगा है, अगर ये हाइड्रोजन आपको एसिडिक दिखाई दे, अब आप बोलोगे यार कैसे पता चलेगा एसिडिक, तो मैं समझाता हूं कैसे पता चलेगा। देखो, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है और यहां पे एक लिविंग ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, और इस कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हैं, इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे कि इस हाइड्रोजन को एसिडिक बना दिया। और इस हाइड्रोजन के अल्फा पे कार्बोनाइल ग्रुप लगे हैं, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया। तो ऐसी कंडीशंस हैं जिससे ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया। अगर एसिडिक हुआ, E1 CB हुआ। पहले बताओ ये लाइन समझ आई कि नहीं आई? मतलब ये साइमल्टेनियस नहीं होता, बंसी का बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर साइमल्टेनियस होता, इंटरमीडिएट नहीं बनता, मेरे हिसाब से वो E2 होता। इसमें क्या है कि बेस और H का बॉन्ड का बनना इतना फास्ट है कि कार्बो एनायन बन गए, इसलिए E1 CB है। ये लाइन समझ आई? अच्छा, अब अगर ये E1 CB है तो फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, इसलिए ये इसका जो रेट है वो रेट होता है K मल्टीप्लाइड बाई RL। ये लाइन समझ आ रही है? ये लाइन समझ आई? अच्छा, अब क्योंकि इंटरमीडिएट बन रहा है तो इसलिए इसका जो ग्राफ आप प्लॉट करोगे ना, वो भी एक सिंगल इंटरमीडिएट और दो ट्रांजिशन स्टेट का होगा। हाँ सर समझ आ गया, बट एक बार एसिडिक हाइड्रोजन का, हाँ अभी मैंने एसिडिक हाइड्रोजन तक पहुंचा नहीं, ठीक है, डिपेंड करेगा बेस के ऊपर, इसकी बात अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। देखो, अब एसिडिक हाइड्रोजन आपने पूछा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऑल्दो अल्काइल फ्लोराइड में मैंने आपको कहा था E2 फॉलो करेगा और हॉफमैन होगा, लेकिन किसी किसी अल्काइल फ्लोराइड में E1 CB भी ऑब्जर्व होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन एक पुअर लिविंग ग्रुप है। ये एक स्पेसिफिक केस है, हाई टेम्परेचर पे होता है, इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसकी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। दूसरा केस देखो जरा, ये लिविंग ग्रुप है,
ये इसका अल्फा कार्बन है, इसका हाइड्रोजन एसिडिक था, लेकिन इसके अल्फा पे कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो इसीलिए एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, तो ये इवन सीबी करेगा। तो इवन सीबी का फर्स्ट कंडीशन आपको देखते ही पहचान जाओगे कि किसी भी कार्बन जिसमें लीविंग ग्रुप लगा है, इसके अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है, इसके साथ अगर कोई कार्बोनाइल ग्रुप लगा है तो समझ जाना ये इवन सीबी की कंडीशन है। दोबारा बता रहा हूं, किसी भी कार्बन जिसमें लीविंग ग्रुप लगा है, उसके अल्फा कार्बन जिसमें हाइड्रोजन था वो किसी कार्बोनाइल कंपाउंड से अटैच है, या वो ऐसे किसी ग्रुप के साथ अटैच है जो रेजोनेंस में ले जाएगा इस नेगेटिव चार्ज को, या वो ऐसे किसी ग्रुप के साथ लगा है जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर सकता है थ्रू रेजोनेंस, थ्रू माइनस आई इफेक्ट, समझ जाओ वो इवन सीबी है। मैं एक बार सारी चीजें बता भी दूंगा, राग कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। पटेल शिवांगी पटेल सर नहीं समझ आया, अच्छा ठीक है, मैं एक बार और शुरू से समझाता हूं, ठीक है। देख सुनो शिवांगी, एक बार और सुनना। देखो जैसे मैं क्या कह रहा था कि ये जैसे कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये एक और कार्बन है, ये लिविंग ग्रुप है। अब आपके समझ नहीं आया इसलिए मैं एक शॉर्टकट सा तरीका बताता हूं। यहां पे एक ग्रुप लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन है। देखो अगर इफ, अब ये समझ जाओगे आप, इफ ये जो ग्रुप है ना वो कार्बोनाइल है, या ये ग्रुप NO2 है, या ये ग्रुप CCl3 है, या ये ग्रुप कोई भी ऐसा चीज है जिसका -I -R है, अगर इस ग्रुप की जगह ये चार चीजें लगी हैं तो समझ जाओ कि ये हाइड्रोजन और ये रिएक्शन इवन सीबी है। मुझे बताओ ये लाइन समझ आई या नहीं आई? मैं चाहता था कि आपको ये ग्रुप याद रखना ना पड़े, आप लॉजिकली इसको एक्सप्लेन कर दो, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा है उसके अल्फा कार्बन जिसके H को आप निकालते हो E2 में, अगर वो कार्बन ऐसे किसी ग्रुप के साथ लगा है, जो मैंने यहां चार लिखे हैं, इनके अलावा कुछ आता ही नहीं है यार पूरी जेई और पूरे नीट में, ये चार भी अगर आप याद रख लो समझ जाओ वो इवन सीबी है। बताओ आ गया? हाँ, इसमें अभी किसी ने कमेंट लिखा क्या इसमें कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्चुअल में क्या है, अगर कार्बोनाइन स्टेबल है ही नहीं तब इवन सीबी होगा ही नहीं। एक छोटी सी चीज भूल गया मैं लिखना, उसको भी लिख देता हूं। इस ग्रुप की जगह ना कई बार जेई में या नीट में भी बेंजीन रिंग देते हैं, बात सेम है, मैंने -R लिखा हुआ है तो बेंजीन रिंग उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है इसलिए। अंजना कुमार, okay Anjana, what I am saying that if any carbon which consists of a leaving group having alpha carbon and this hydrogen is acidic and you have identified that this reaction undergo E2 mechanism, and how you identify whether this reaction is even CB or not, so you have to find out if this carbon is attached with the group which shows -I -R effect, such compound always give you even CB. This group may be carbonyl, may be NO2 or may be benzene ring. Now I hope it is clear to you. हाइड्रोजन एंटी कोप्लेनर है, एंटी कोप्लेनर। अब अच्छा क्वेश्चन पूछा ओम के ने। देखो इवन सीबी, जैसे हम व्हाट वी आर इन E2 मैकेनिज्म, व्हाट वी से दिस कार्बन देयर इज अ लिविंग ग्रुप एंड वी रिक्वायर्ड एंटी कोप्लेनर हाइड्रोजन। तो ओमकर कह रहा है कि क्या इवन सीबी में भी एंटी कोप्लेनर है? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कार्बोएनायन बन रहे हैं, इसलिए इसमें एंटी कोप्लेनर का कोई सेंस नहीं है। तो वो अगर सिन में भी है, किसी भी पोजीशन में, गॉस में भी है, सब जगह होगा। तो इवन सीबी में आपको एंटी कोप्लेनर हाइड्रोजन देखने की जरूरत नहीं है। फाइन, फाइन, क्लियर है? फाइन, थोड़ा आगे बढ़े। ग्रेट, ठीक है। सो मूविंग अहेड, ये सेकंड केस है। एक मिनट यार, ये क्या हो गया? हाँ हाँ, ये सेकंड केस है। मैंने इसमें एक एग्जांपल दिया है कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड्स हैं, जैसे इस टाइप के कंपाउंड हैं जिसमें हेलोजन है और आपके यहां पे डबल बॉन्ड है, वो भी इवन सीबी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ऑल्दो जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखो CH ये डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन है और यहां लिविंग ग्रुप लगा है। अब देखो ये एक थोड़ा एक्सेप्शनल केस सा क्या है, मैंने अभी अभी आपको क्या कहा कि जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है उसके अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन होगा और इसके साथ आप ऐसा कोई ग्रुप लगाओ जिसका -I -R है, तो वो इवन सीबी में जाएगा। ये थोड़ा अलग है। ये क्या अलग है? अगर आपका लिविंग ग्रुप उस कार्बन से अटैच है जो पाई बॉन्ड बना रहा है और यहां हाइड्रोजन, आप स्ट्रॉन्ग बेस डालो, ये भी इवन सीबी में जाएंगे। जैसे इस टाइप के कंपाउंड है या बेंजाइन का फॉर्मेशन है, ये सब इवन सीबी से होते हैं। तो कहने का मतलब है एनी कार्बन कंसिस्ट ऑफ लिविंग ग्रुप और उसके अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज एटम से अटैच है, इवन सीबी होगा। ये लाइन समझ आई या नहीं आई पहले बताओ? आइसोटोपिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड अथर्व। यहां आइसोटोपिक का क्या मतलब है यार? देख सुन, आइसोटोपिक तू तब देखना ना जब H का निकलना रेट डिटरमाइनिंग में है। इसमें H का निकलना रेट डिटरमाइनिंग में तो आ नहीं रहा,
है ना। तो अगर नहीं आएगा तो आप आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं देखोगे। ऑल्दो इवन सीबी में हम KH बाई KD इज ग्रेटर देन 1 कहते हैं, उसका बहुत सिंपल सा रीजन है। देख ये जो H है ना, इसकी जगह अगर तू D लगाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं जल्दी, इसलिए KH बाई KD की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। हाँ विनाइल, बिल्कुल शिल्पा आप सही कह रहे हो। दिस इज थर्ड केस, ऑल्दो ये केस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। देखो इस तरह का हाइड्रोजन है, आपने OH माइनस लिया, तो OH माइनस अगर इस H का एलिमिनेट करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज इसके माइनस आर से स्टेबल है, इसलिए ये इवन सीबी रिएक्शन मैकेनिज्म को दिखा रहा है। लाइन समझ आई, क्लियर है। तो अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इवन सीबी के ऊपर बेस्ड। इवन सीबी रिएक्शन इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड A B C D। सेकंड केस प्लीज अंजना। अच्छा सेकंड केस बहुत सारे बच्चे पूछ रहे, मैं भूल गया सेकंड केस क्या था। अंजना एक बार टाइप कर देना कि सेकंड केस क्या था, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी ये पहला क्वेश्चन का आंसर दो। बहुत बढ़िया यार, सब इतनी जल्दी समझ रहे हो आप। हाँ किसी किसी ने गलत भी लिख दिया। आप लिख रहे हो बी और डी आर द मोस्ट कॉमन आंसर, बी एंड डी। मैं आपके लिए कमेंट ऑन कर दूं आप सबके? नहीं, क्वेश्चन फिर एक दूसरे का आंसर देख लोगे यार, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो आप। काफी बच्चे डी लिख रहे हो, काफी बच्चे बी भी लिख रहे हो। ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? देखो सुनना, समझना इस बात को। यहां पे फ्लोरीन लगा है ए में, और ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। यार मैंने क्या कहा था, ये हाइड्रोजन अगर आपको एसिडिक दिखाई देना, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। लीविंग ग्रुप के अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक हुआ, इवन सीबी हर जगह अप्लाइड है, कोई एक्सेप्शन नहीं। ये बताओ ये एसिडिक नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगे हैं, दो हेलोजन लगे हैं, तो क्या ये E2 में जाएगा? बिल्कुल भी नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज बनना ही चाहिए, तो इसलिए ये इवन सीबी दिखाएगा। देखो जरा, ये लीविंग ग्रुप है और इसके साथ वाले हाइड्रोजन में बेंजीन रिंग भी है और NO2 भी है जिसका माइनस आई माइनस आर है, तो यार ये हाइड्रोजन तो 100% निकलेगा, इवन सीबी दिखाएगा। देखो ये वाला लीविंग ग्रुप है, ये पूरा एसिटेट आयन लीविंग ग्रुप है, इसके अल्फा का H, यहां पे NO2 लगा है, माइनस आई माइनस आर, बताया था ना, माइनस आई माइनस आर ग्रुप, माइनस आई माइनस आर ग्रुप, स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप। तो अब ये भी इवन सीबी दिखाया, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। यस शिवांगी पटेल 100% डी लिखा है आपने, बिल्कुल सही। ऑल्दो सभी ने डी लिखा था, बट कुछ बच्चों ने बी लिखा था, तो इसलिए मुझे ये लगा कि कुछ बच्चों को नहीं आया। सो मूविंग एट टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव इवन सीबी। यार इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से सोच के करना, बहुत आराम से करना। सर इन दैट पाई बॉन्ड, अच्छा ठीक है अंजना, आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन के बाद उस पर आ जाऊंगा, ठीक है। इसका आंसर देना जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन गिव इवन सीबी। मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सी कह रहे हो आप? ए नहीं होगा क्या? अभी अभी तो डिस्कस किया था हमने, मल्टीपल चॉइस है। यार ए क्यों नहीं कह रहे हो आप? देखो इस हाइड्रोजन में दो हेलोजन लगे हैं, इसी का तो डिस्कशन किया, तो ए तो होगा ही ना। और इसमें जरा बी वाले को देखो, जरा बी वाले को, बी में भी फ्लोरीन है और बेंजीन रिंग भी है, तो ये हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो ये नेगेटिव चार्ज भी तो बेंजीन से स्टेबल है, तो बी भी होगा। सी तो खैर आप कह ही रहे हो, होगा ही होगा, है ना। अब इसमें डी नहीं है बस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए बी और सी, ABC अब आपने लिखना स्टार्ट किया, बिल्कुल ठीक है। फाइन 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 फाइन, ठीक है। एक छोटा सा डाउट किसी ने पूछा, बार बार पूछ भी रहा है, मैं बता नहीं पाया, मैं एक बार बताता हूं। देखो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है अंजना, व्हेन कार्बन इज फॉर्म डबल बॉन्ड एंड देयर इज अ लीविंग ग्रुप, सो सच केस व्हेन द alpha hydrogen is attached with the carbon which is sp2 hybridized always give you even CB. Reason behind, to form E2 anti-coplanar structure is required or sp2 is electronegative element, because of this electronegative carbon this hydrogen become acidic, इसीलिए even CB में जाता है। बस इतनी सी बात थी उस वाले सेकंड केस में। सर बी कैसे होगा शिवांगी? क्यों नहीं होगा बी शिवांगी? देखो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। बी में ना एक बेंजीन रिंग लगी है ना। मैंने अभी अभी आपको एक बात सिंपल सी बताई थी, आपको कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी से सब चीजें प्रेडिक्ट करनी है ना। देखो अगर आप इस H को निकालते हो, यहां पे नेगेटिव आता है, क्या ये नेगेटिव रेजोनेंस से स्टेबल नहीं है? अगर ये रेजोनेंस से स्टेबल है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन हुआ तो इजीली निकल जाएगा, इसीलिए होगा। अब किसी ने पूछा सी कैसे होगा? यार सी में क्यों नहीं होगा? इस NO2 ग्रुप को देखो, इसका माइनस आई माइनस आर है, तो माइनस आई या माइनस आर का मतलब होता है क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो दिस हाइड्रोजन बिकम एसिडिक। अगर ये हाइड्रोजन एसिडिक है तो बहुत इजीली एलिमिनेट करेगा। चिराग मैंने सी को ही समझाया यार, क्यों? देखो फिर तुम पता नहीं क्यों, मेरे को एक बात बताओ, इस बात से आप कन्विंस्ड हो? अगर कार्बन में, मैं ये वाली बात समझ आई कि नहीं बताओ? कार्बन लिविंग ग्रुप है, इस कार्बन में H है, इस कार्बन में ग्रुप लगाओ आप, मेरे को इस ग्रुप की बात बताना आप समझे कि नहीं। कोई भी ग्रुप जिसका माइनस आई माइनस आर है, ध्यान देना,
एनी अल्फा कार्बन हैविंग ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ -I-R विल शो इवन सीबी, देयर इज नो एक्सेप्शनल केस आई हैव सीन। मैंने कोई एक्सेप्शनल केस नहीं देखा। आप जो सी पूछ रहे हो उसको बताता हूं। ये आपका लिविंग ग्रुप है, ये आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में NO2 ग्रुप लगा है, NO2 का -I-R है, तो क्यों नहीं इवन सीबी में जाएगा? आप जो कमेंट पूछ रहे हो कि सी नहीं जाना चाहिए। लिविंग सर ए में लिविंग ग्रुप और अल्फा कार्बन कौन सा है रस्तोगी? ए में, हाँ ए में क्यों नहीं? आप देखो यहां पे फ्लोरीन है, यहां पे फ्लोरीन लिविंग ग्रुप है, ये H है, ये Cl है, तो देखो ये H निकलेगा तो ये लिविंग ग्रुप है, तो ये H ये लिविंग ग्रुप, और इन दो क्लोरीन की वजह से ये एनायन स्टेबल है, इसलिए इवन सीबी दिखा रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ कार्बो एनायन तो बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट इन जनरल जो आपने जीओसी में पढ़ा है, एनी ग्रुप विच शोज -I-R इफेक्ट स्टेबलाइजेस द नेगेटिव चार्ज ऑफ द कार्बन, वो अप्लाई करो, हर जगह यूज होगा। फाइन फाइन ठीक है, समझ आ गया, फाइन। चलो अब आते हैं हम, एक मैच द फॉलोइंग है, एक एक करके सॉल्व करते हैं मैच द फॉलोइंग, सबका आंसर एक साथ मत देना, ठीक है? फाइन। चलो ए का ऑप्शन बताओ। ए में मैं P लिखूं, Q लिखूं, R लिखूं या S लिखूं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इवन E2 इवन CB, ऑल्दो मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको थोड़ी देर के बाद जब मैं सारे पढ़ा दूंगा तब पूछूंगा सोचा था, बट अभी इवन E2 इवन CB से रिलेटेड है ये। ए में P Q S R में आप क्या लिखना चाहोगे? OH है, H+ है, बिल्कुल। ये इजी भी है वैसे। देखो जब आपको ऐसा दिखाई दे, अभी आपको मैकेनिज्म आसान इसलिए लग रही है, क्वेश्चंस इसलिए आसान लग रहे हैं क्योंकि मैं इवन पढ़ा रहा हूं और इवन के क्वेश्चन दे रहा हूं, E2 पढ़ा रहा हूं, E2 के क्वेश्चन दे रहा हूं, इवन सीबी पढ़ा रहा हूं, इवन सीबी के क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आपके दिमाग में क्लियर है कि जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसमें इवन सीबी है ही है, इसीलिए आप इतनी फ्रिक्वेंटली आंसर दे रहे हो। जब ये कॉम्बाइंड होंगे ना, तब आपका दिमाग एक और चीज सोचेगा कि ये कैसे आइडेंटिफाई करें वेदर द रिएक्शन इज इवन E2 और इवन सीबी। तो ये वाला उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो H+ और हीट, H+ और हीट, ऑल्दो हीट करने पे एलिमिनेशन क्यों होता है अभी मैंने बताया नहीं, आगे बताऊंगा जब काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे। तो जब आप H+ और हीट करोगे तो कार्बोकेटायन बनेगा ना अल्कोहल में, कार्बोकेटायन बना तो इवन मैकेनिज्म है ना, तो बिल्कुल सही लिख रहे हो आप, सबने आंसर सही दिया है, इसका आंसर P होगा। कमिंग अप टू द बी, अब आते हैं बी में फास्ट। बी का भी आंसर बहुत बच्चों ने दे दिया। NaNH2 बेस है, लिविंग ग्रुप, कोई इवन सीबी होने का चांस नहीं क्योंकि कोई -I-R ग्रुप लगा ही नहीं है, इसीलिए बी का आंसर Q हो गया। देखो बेस और हीट, ध्यान देना, पहले लिविंग ग्रुप आइडेंटिफाई कर देता हूं मैं, ये, फिर अल्फा आइडेंटिफाई कर देता हूं, ये दो अल्फा। ध्यान देखो अल्फा पे आपने ऐसा ग्रुप लगाया जिसका -I-R है, कौन सी मैकेनिज्म शो करना चाहिए? इवन सीबी। ये लाइन समझ आई? अब आते हैं डी की बात। डी में एक आपने ग्रुप लगाया, ध्यान दो बहुत बड़ा ग्रुप है, और इस ग्रुप को खाली हीट किया है ना, H+ डाला ना बेस डाला, ये क्या हो गया? ये हुआ एलिमिनेशन इंट्रामोलिक्यूलर। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि ये H अपने आप ये O- बेस की तरह इस H को निकाल देता है और यहां एक डबल बॉन्ड बन जाता है, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए इन एलिमिनेशन इंट्रामोलिक्यूलर सच रिएक्शन डोंट रिक्वायर्ड एनी एसिड और बेस, सिंपली हीट करो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अपने आप बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब बताओ ये सबके समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर प्लीज एक्सप्लेन बी पार्ट। बी पार्ट, देखो अब देखो कितना इजी क्वेश्चन। अब ये जब मैं E2 देख रहा था तो आपको कोई डाउट नहीं आ रहे थे, लेकिन अब बी में आपको डाउट आ गया। ये Cl है, ये H है, आपने बेस डाला तो ये E2 नहीं होगा, तो इसमें तो कुछ समझाने वाला, सिंपल सा E2 था। प्लीज एक्सप्लेन डी मुझे पता था आप दोबारा पूछोगे, मैं एक बार समझाता हूं डी को। इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं पहले, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म बहुत आसान लगेगी आपको। यहां एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके साथ N लगा हुआ है, इस N में O- है, इस N में 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और इस N में प्लस चार्ज है, और ये हाइड्रोजन है। देखो आप जब इसको हीट करते हो तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं, ये वाला H इस O में चला गया, अब ये नाइट्रोजन में प्लस था तो ये लिविंग ग्रुप है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ले लिए। बहुत आराम से सोचो, तो देखो आपको फाइनली क्या मिला? आपको फाइनली मिले ऐसे एक प्रोडक्ट, दिस प्लस N, ये भी स्टेबल हो गया, NMeMeOH, हीट करते ही एलिमिनेट किया, तो एलिमिनेशन इंट्रामोलिक्यूलर। सही है सर, प्लीज एक्सप्लेन सी पार्ट। सभी बता दूं यार एक एक करके। वाई बी नॉट इवन CB? राग बेटा कैसे समझाऊं तुझे मैं? तुम पूछ रहे हो बी इवन CB क्यों नहीं होगा? यार सब कुछ छोड़ दे, एक बात मुझे बता, बार बार मैं वही कह रहा हूं, सी लिविंग ग्रुप। मैं आप देखो और दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, ये लिविंग ग्रुप है,
ये हाइड्रोजन है। एक बात बता, मैंने कहा था यहां एक ग्रुप लगा होगा, ये ग्रुप का अगर -I-R है ना, तब आप इवन सी बी करना। तुझे बता, इस बी में -I-R इस अल्फा पे लगा हुआ है क्या? तुझे दिख रहा है मिथाइल, तो फिर क्यों इवन सी बी में कंफ्यूज कर रहा है? कोई भी एल्काइल हैलाइड में बेस डालेगा तो E2 होगा, तो ये सिंपल बी वैसा नहीं है। फाइन, ठीक है, चलो मूविंग अहेड। ये मत समझना यार इवन सी बी अब आपको आ गया वाला आंसर तब होगा यार, आप ये समझो कि आपको इवन E2 इवन सीबी आ गया, इसका आंसर है नो। अभी आपने ना इवन E2 इवन सीबी की बस मैकेनिज्म समझी है और कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। आ तब गया जब मेरा SN1 SN2 खत्म होगा और अब आप सारी चीजें बता रहे होगे, जब आप खुद आइडेंटिफाई कर रहे हो। देखो अभी एक क्वेश्चन में इवन E2 इवन सीबी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था आपको, है ना? अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, थोड़ा देखते हैं कितना समझ आया। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, आपको ये बताना है ये रिएक्शन इवन है, E2 है या इवन सीबी है। बोलो रेडी हो? मुन्नी सिंह ए पार्ट, मुन्नी मैंने बी समझाया, सी समझाया, डी समझाया, बस ए नहीं समझाया, आपने ए भी पूछ लिया। सीएल इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। रेडी रेडी रेडी, जो मैंने पूछा उसके लिए रेडी हो? ऑल्दो ये काम मैं लास्ट में करने वाला था, लेकिन चलो एलिमिनेशन खत्म हो रहा तो उसका थोड़ा कर लेते हैं। फाइन, ग्रेट, ठीक है, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब आप कमेंट में आंसर करोगे तो वन में क्या है ये लिखना। कैसे लिखोगे मैं ये बताता हूं, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं कि आप क्या लिख रहे हो। वन, क्वेश्चन नंबर वन, आप लिखोगे E1 है या E2 है या इवन सीबी है, बस ये तीन पार्ट लिखना है, लेकिन नंबर लिखना वन, क्योंकि कंटिन्यूअस दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा, कंफ्यूज जाऊंगा। फाइन, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन। साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं एंड BrAl हीट। चलो आंसर, प्रोडक्ट नहीं लिख रहा। तो जो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बताओ ये E1 है, E2 है या इवन सीबी है? ओनली हीट मीन इवन सीबी? टेक्निकल माइंड ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला। अब आप इसका आंसर देखो, मैं आपके लिए कमेंट ऑन करता हूं सो दैट आपकी समझ आए कि अगर गलतियां हो रही हैं तो कहां हो रही हैं। थोड़ी देर के लिए अपने आंसर्स देखना। E2 भी लिख रहे हैं बच्चे, इवन लिख रहे हैं, इवन सीबी भी लिखा है किसी ने। ऑल्दो आप ज्यादातर बच्चों के आंसर करेक्ट ही हैं। इवन सीबी E2। अब समझ आया मैकेनिज्म क्यों डिफिकल्ट होता है? आंसर देखो अपने अपने, तीनों ऑप्शंस आपने लिखे हैं। पहले तो जिसने भी इवन सीबी लिखा है वो ऐसे कान को पकड़ो और अपने घर में उठक बैठक करो। चलो देखो यार, देखो इस आंसर बताने से पहले एक बार और मैं याद दिलाता हूं आपको। अगर कार्बोकैटायन बने इंटरमीडिएट इवन, बस इतना समझ जाओगे। कार्बो एनायन बने E2, कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इवन सीबी, कोई इंटरमीडिएट नहीं बना E2। ये लाइन ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूं। कार्बोकैटायन बना इंटरमीडिएट एलिमिनेशन वन, कार्बो एनायन बना इवन सीबी, और कुछ भी नहीं बना E2। चलो अब इसको देखते हैं। AlBr3 एक लुईस एसिड होता है, आपने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में इसको बहुत बार देखा होगा। इसका काम होता है हेलोजन को निकालना, ये हेलोजन को निकालता है। हेलोजन को निकालता है तो कार्बन पे प्लस चार्ज आता है, और उसके बाद प्लस चार्ज को स्टेबल करने के लिए डबल बॉन्ड बनते हैं। कौन सा इंटरमीडिएट बना? कार्बोकैटायन। कौन सी मैकेनिज्म हो गई? इवन। इवन सीबी किस एंगल से दिखा यार ये, और क्यों लिखा इवन सीबी आपने? पहले बताओ समझ आया कि नहीं आया? सक्षम यस, ये आया समझ में? ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। अब दोबारा सोचना और आराम से आंसर देना, इस बार कोई गलती नहीं चलेगी, ठीक है? मान लेते हैं कि यार एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बेंजीन रिंग है एंड देयर इज अ डबल बॉन्ड O, ये ऐसा कर लेते हैं, और यहां पे एक डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O, बेंजीन, ये सल्फर है। गड़बड़ हो गई यार, ये कंपाउंड ले लिया, यहां एक कंपाउंड ऐसा, ये आपका सल्फर,
मार्कर से लिखते वक्त ऐसा हो जाता है। अब सही बना। OH माइनस हीट। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फास्ट आंसर करो। कौन सी मैकेनिज्म होगी ये? E1 E2 E1 CB। गलत करोगे मेरे को पता है। आंसर देख, अपने अपने आंसर देखो तभी मजा आएगा। सब आंसर देखो, जो मैं सोच रहा था वही आंसर आ भी रहे हैं। एटलीस्ट इसमें मैं ये तो मुझे पता है कि आप E1 नहीं सोचोगे और वो सही हो रहा है, किसी ने E1 नहीं लिखा। अब दो चीजें बचती हैं, एक होता है आपका E2 और एक होता है E1 CB। बस आपको ये देखना है क्या लिख रहे हो आप। E2 E1 CB, मुन्नी सिंह ने E1 CB। हाँ मुझे पता था यार आप E1 CB वाले आंसर ज्यादा आएंगे। पता है ये कौन सी मैकेनिज्म है? E2। पता है E1 CB आपने क्यों लिखा? क्योंकि अब आपने याद रख लिया कि यह कार्बोनाइल कंपाउंड भी है। आप आइडेंटिफाई तो सही कर रहे हो, देखो ये लिविंग ग्रुप है, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है ना। अब आपको सोचा कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, लेकिन जरा सोचो कार्बोनाइल कहां लगा हुआ है? उसी कार्बन में लगा है जिसके साथ लिविंग ग्रुप है। मैंने क्या कहा था? अल्फा पे लगना चाहिए। हाइड्रोजन कौन सा एसिडिक है? ये वाला। इस हाइड्रोजन को E1 CB कराने के लिए यहां नेगेटिव को स्टेबल करना पड़ेगा, यहां तो कोई कार्बोनाइल है ही नहीं। आपको समझ में आ रहा है? देखो मैंने आपको क्लियरली कहा था कि अगर आपका हाइड्रोजन है, इस कार्बन में लीविंग ग्रुप लगा है और यहां पे ऐसा कोई ग्रुप लगा है जिसका -I -R है, तब आप E2 करना। इस एग्जांपल में पता है क्या है? ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये लीविंग ग्रुप है। ध्यान देना, ये लीविंग ग्रुप है। अच्छा, अब ये हाइड्रोजन जिसमें ग्रुप लगा हुआ है ना, इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है। देखो जरा, ये वाला कार्बन, क्या इसमें हाइड्रोजन है? नहीं है। तो यही हाइड्रोजन निकालोगे, क्या ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है रेजोनेंस से? नहीं हो सकता। तो कौन सी मैकेनिज्म होनी चाहिए? E2। देखा कैसे कंफ्यूजन होता है? ये लाइन समझ आई सबके? अब समझ आ गया। चलो अब सही आंसर दोगे। चलो एक क्वेश्चन और, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, देखो अब आपको ये पता है कि यार E1 E2 E1 CB से ही पूछूंगा। अब मैं ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं जो इन तीनों में से कोई भी ना हो, इसका भी आंसर देना, ठीक है। KH है ये। अब बताओ ये कौन सी मैकेनिज्म है? दीपा मंडल, थोड़ा लेट कर दिया आपने प्लीज। सिद्धार्थ, तुमने भी पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा लेट कर दिया, अब तो डिलीट कर चुका हूं। एनीवे अब इस क्वेश्चन का आंसर देना। अब मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, ताकि अगर आपको दोबारा समझना है तो टाइम मिल जाए। जल्दी बताओ ये कौन सी मैकेनिज्म है? अब आपको कमेंट दिख रहा है ना? इवन 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 इवन। अब समझ आ रहा है कैसे गलतियां हो रही हैं? नन ऑफ दीज भी लिखा है मानस ने, बहुत बढ़िया मानस। इवन सीवी भी आ गया, SN1 भी आ गया। SN1 पढ़ाया नहीं तो मैं दूंगा नहीं ना। तो सोचो जब दो तीन मैकेनिज्म और ऐड होगी तो कंफ्यूजन कितना बढ़ रहा होगा। हॉफमैन भी लिख लिया आपने, फाइन, ठीक है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताता हूं, ऑल ऑफ यू एनीवन हु आर राइटिंग E1 CB, क्यों लिख रहा है भाई E1 CB? क्या यहां -I ग्रुप लगा है? क्या यहां -R ग्रुप लगा है? कहां पे लगा है? अगर लग रहा है तुम्हें दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखा दो। ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है। इस लिविंग ग्रुप के अल्फा कार्बन ये वाला, यहां पे क्या -I -R लगा हुआ है? अगर नहीं लगा तो E1 CB हो ही नहीं सकता। देयर इज नो एक्सेप्शनल केस। ये लाइन समझ आ रही तुम्हारे? तो E1 CB तो हो नहीं सकता। अब किसी किसी ने लिखा है E1। अब आप एक बात बताओ यार, E1 के लिए चाहिए क्या? कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। ब्रोमीन यहां पे लगा है, तुमने E1 लिखा, जादू है ब्रोमीन उड़ जाएगा? नहीं, जादू हो रहा है तो बता दो कि ब्रोमीन उड़ गया, कार्बोकेटाइन बन गया, अब E1 हो जाए। कैसे उड़ सकता है कार्बोकेटाइन? या कैसे उड़ सकता है ब्रोमीन? क्या यहां कार्बोकेटाइन बनने के कोई चांसेस हैं? दैट रिक्वायर्ड लुईस एसिड, वी हैव नॉट एडेड लुईस एसिड, हमने KH ऐड किया। तो E1 भी नहीं हो सकता, खत्म हो गई बात। नाउ थिंक अबाउट KH। KH विल गिव यू H-। H- क्या होता है? बेस होता है। बेस भी होता है, न्यूक्लियोफाइल भी होता है। अगर ये बेस है जिसका काम अल्फा का H निकालना है, ये अल्फा का H है, तो अगर इस H को एलिमिनेट करता है तो यहां डबल बॉन्ड नहीं बन जाएगा। कौन सी मैकेनिज्म हो गई? E2। कौन सा प्रोडक्ट बना? सेटजेफ। अब आप E2 लिख रहे हो, बहुत लेट कर रहे हो E2 लिखने में भी। नन ऑफ दिस क्यों होगा अवंतिका यादव? चलो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। अब आंसर शायद सही दे दोगे।
सही है। चलो, so there is a NO2 group at the para position of cyclodihexene and उसमें मैंने एक लिविंग ग्रुप भी लगाया और आपके साथ एक बेस डाला है। अब मैंने कहा था, अब मैं एक देखो, मैंने क्वेश्चन देने से पहले ही कहा था अब आप सही दे दोगे। अब इसका रीजन पता है क्या है? मैंने NO2 दिया नहीं कि आपके दिमाग में आ गया कि वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर देगा, और अब आप इस बार सही हो क्योंकि मैंने इस बार रोटेट नहीं किया इसको। द करेक्ट आंसर इज E1 CB, और सबने E1 CB दिया है। देखो पहले से ही मैंने प्रेडिक्ट भी कर दिया था कि अब आप सही दोगे, तो ये E1 CB है, परफेक्टली फाइन। E1 CB बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ठीक है? गलत बताओगे ये वाला। इसमें ये आपको शायद वो दिख रहा है ना, ब्रोमीन अबव द प्लेन है और दोनों मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन है, और मैंने जो बेस डाला है वो NH2 माइनस है एंड हीट किया है। चलो बताओ जरा। ठीक है वंशिका, अब देखो ये प्रैक्टिस की बात है यार, कितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना सोच पा रहे हो। एक्चुअली जब इंडिविजुअल मैकेनिज्म मैं पढ़ाता हूँ, ये ऑफलाइन में भी होता था, बच्चों को वो ईजी लगता था, लेकिन जब वो कॉम्बाइंड करने की बात आती है ना, वो एक्चुअल टाइमिंग होती है जहां आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर उस समय आपने प्रैक्टिस कर दी तो आप कभी गलत नहीं करोगे। नन ऑफ दीज। नैना आपने E1 लिखा है, मुझे बस ये बता दो, चलो मैं थोड़ी देर में और बताता हूं, पहले और आंसर दे दो। E2 E1 E2, नो E2 पॉसिबल। सचिन मिश्रा E1, चलो ठीक है यार, तुक्का भी मार रहे हो तुम। एक बात बताओ ना, E1 जो भी लिख रहा है, छोड़ो क्या मैकेनिज्म होगी, पहले तो गलत मैकेनिज्म को समझते हैं कि क्यों। अगर आप E1 लिख रहे हो, इसका मतलब आप सोच रहे हो यार यहां पे एलिमिनेशन हो रही है और कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, मान लिया आपने। ये बताओ इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनाने के लिए ब्रोमीन को Br माइनस के बाहर निकलना चाहिए। आप मुझे बस एक वैलिड रीजन बता दो कि क्यों निकलेगा ब्रोमीन। NH2 माइनस एक बेस है, NH2 को देख के डर गया कि मैं निकल जाता हूं, कार्बोकेटायन बना देता हूं। इज इट पॉसिबल कि यहां कार्बोकेटायन बन जाए? अगर ऐसा है तो अल्काइल ब्रोमाइड नेवर एग्जिस्ट। आप अल्काइल ब्रोमाइड को लो, गर्म करो, कार्बोकेटायन बन गए, होता है क्या ऐसा? और फिर ये बेस क्या कर रहा है यहां पे NH2 माइनस। तो इस रिएक्शन में ये ब्रोमीन क्यों निकलेगा यार? कोई रीजन मुझे बता दो। ब्रोमीन निकल गया, कार्बन पे प्लस आ गया, कोई रीजन ही नहीं है। E1 हो ही नहीं सकता, तो मैं E1 को तो हटा देता हूं। आपने जिसने भी E1 लिखा वो आप समझो। तो मेरा सिंपल सा रीजन है कि क्यों निकला। ये किसी ने बल्कि बेस लिखा, अभिजीत। चलो अब आते हैं दूसरी चीज में। अब क्या बचा आपके पास? दो ऑप्शन, E1 CB और E2। देखो E1 CB एक्चुअली रिक्वायर्ड एंटी कोप्लेनर हाइड्रोजन, जबकि ब्रोमीन के इस वाले हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन भी कोप्लेनरी है, ये वाला हाइड्रोजन भी कोप्लेनरी है। अब अगर दोनों ही हाइड्रोजन कोप्लेनर है तो कैसे E2 हो सकता है यार? E2 के लिए तो परफेक्टली 180 का एंगल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? E2 भी गया। अब सवाल है यार मैकेनिज्म क्या होगी, क्या ये रिएक्ट ही नहीं करेगा? करेगा, क्यों नहीं करेगा? मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे करेगा और लॉजिक भी बताता हूं। आप कन्विंस नहीं हुए तो बताना। यार ये NH2 माइनस है, ये बेस है, मानते हो, कन्विंस्ड हो, और स्ट्रॉन्ग बेस है। आपने हीट भी किया। बेस की टेंडेंसी हाइड्रोजन निकालना, यहां हाइड्रोजन है, ऑल्दो ये E2 में नहीं जा सकता। क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते ये बेस इस H को बाहर निकाल दे? इक्विलिब्रियम तो बन नहीं सकता, कोप्लेनर नहीं है, एंटी कोप्लेनर। तो मैं इसका पहला स्टेप ऐसा लिखता हूं, इट फॉर्म ए कार्बोएनायन। अब उसके बाद डबल बॉन्ड बन के वो कार्बोएनायन स्टेबल हो गया, कहां फाइट है? तो ये बेस्ट एग्जांपल नहीं है यार E1 CB का। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ E1 CB। हाँ अखिल, ये मत बोलो यार मैंने बताया था। मैंने आपके कमेंट्स देखे, ज्यादातर बच्चे E2 और E1 भी कह रहे थे। E1 CB बहुतों ने बोला, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बोला। क्या होगा तब मुन्नी सिंह? E1 CB होगा। पॉइंट ये नहीं है कि क्या होगा, पॉइंट ये है कि क्या नहीं हुआ वो समझो कि क्यों नहीं हुआ, तभी आपकी वो जो रिएक्शन मैकेनिज्म की फील है वो आएगी। क्या होगा तो आसान है, E1 CB होगा, लो बात खत्म। E1 क्यों नहीं हुआ?
E2 क्यों नहीं हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैट प्राइवेट कर दूं? हाँ, सब चैट पढ़ने लग गए होगे। एक्सट्रीम कंडीशन पे पटेल E2 क्यों नहीं हो सकता? बट E2 के लिए यार एंटी कोप्लेनर होना चाहिए, तो परफेक्ट E2 होता नहीं कायदे से, तो इवन E2 एग्जिस्ट भी नहीं करते, सारे इक्विलिब्रियम की बात है, पार्शियल एलिमिनेशन भी होते हैं जब आप हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो। हाँ, ओम के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो इवन सीबी मैंने क्यों लिखा, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट -I - R होगा, इवन सीबी होगा, क्लियरली विजिबल है, नॉर्मल कंडीशन है। उसके अलावा ऐसे केसेस जहां सिन पोजीशन पे हाइड्रोजन है, एंटी हो ही नहीं सकता, वहां पे भी इवन सीबी होते हैं। अब और कोई सरप्राइज नहीं है यार। और दूसरी चीज देखो क्या होता है, एक और अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। किसी बच्चे ने एक बहुत अच्छा कमेंट लिखा कि सर आप और कोई सरप्राइज मत देना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं इसका एक आंसर देता हूं। देखो, होता क्या है कि जब तक आप ऐसे क्वेश्चन एनकाउंटर नहीं करते जो आपको कंफ्यूज करे, तब तक आपकी वो डेप्थ आएगी नहीं। तो इसलिए डरो मत, इनको फेस करो और समझो कितनी चीजें होंगी, कितने एक्सेप्शन होंगे, 5, 10, 15, 20, 50 मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं है। मुझे तो सारे पता है, तो मैं आपको बता रहा हूं इतने हैं ही नहीं। तो बस आपको वो स्टेज आनी है जो धीरे से आ जाएगी। ऑल्दो मैं अभी ज्यादा नहीं करा रहा हूं, लेकिन जैसे ही SN1 SN2 होगा, बहुत सारी चीजें एडअप कर दूंगा। तो ना आप समझ जाओगे यार, अच्छा इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। फिर वो डिस्कशन एक्चुअल में मैकेनिज्म को और रिफाइन करता है। नहीं तो जैसे पढ़ने से तो मैकेनिज्म क्लियर होगी नहीं। देखो, इवन E2 इवन सी भी जब पढ़ाया था इजी नहीं लगा। अब जब अप्लाई करने की बात आएगी तब धीरे धीरे आप समझोगे। इट विल टेक 2 और 3 डेज, लेकिन एक बार समझ जाओगे ना तो सब में मजा आएगा। बहुत सारे रिएक्शन ड्रॉ करना सीख जाओगे। चलो अब एक बार समराइज कर देता हूं कुछ कुछ प्रॉब्लम, मतलब आप कंफ्यूज भी हो रहे होगे। समराइज नहीं करता हूं, फिर से क्वेश्चन देता हूं, आप फटाफट बताओगे, देखना। ठीक है यार, एक ब्लैंक पेज होता तो मजा आ जाता। ठीक है, चलो एक ब्लैंक तो नहीं है, इसी में लिखते हैं। तुम ये मत समझना कि तुम कंफ्यूज होगे। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो कैसे फटाफट बताओगे। फर्स्ट, बस आपको प्रोडक्ट नहीं लिखना है, कमेंट में लिखो फर्स्ट इवन है, E2 इवन सीबी है, जल्दी लिखना है। सेकंड वाला गलत करोगे, पहले ही बता रहा हूं, ध्यान से लिखना। सेकंड वाला गलत करोगे, पहले ही बता रहा हूं, फिर से आराम से सोचना। थर्ड, चलो अब पहले फर्स्ट फर्स्ट 3 कर दें। अब आपकी गलतियां नहीं होंगी, मैं अगर कमेंट दिखाऊं आप खुद आपको अच्छा लगे कि आप सब सही दे रहे हो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। फर्स्ट इज इवन, आपने बिल्कुल ठीक लिखा। सेकंड में मेरे को थोड़ा डाउट था कि आप गलत लिखोगे, हाँ लिख रहे हो। सेकंड आप ना इवन सीबी लिख रहे हो। देखो मैंने आपको क्या कहा, यहां पे ना अल्फा पे ही कार्बोनाइल है यार। देखो इवन सीबी में कंफ्यूज मत करना। कार्बन, हाइड्रोजन, ये तो खैर आपको आता है, इसलिए मैं बस आपको याद दिला रहा हूं। इसमें कोई ग्रुप लगा होगा तब इवन सीबी होगा, लेकिन सेकंड वाला केस पता है कैसा है? ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है। इस कार्बन की जगह आपने वो ग्रुप लगा दिया जिसका -I - R है, तब तो इवन सीबी नहीं करोगे ना, इसीलिए मैं इसको E2 बोलूंगा। सेकंड वाला E2 है, सेकंड में कंफ्यूजन नहीं है ना। थर्ड है आपका इवन सीबी, थर्ड है इवन सीबी, थर्ड इवन सीबी। थर्ड वाला आपने एकदम सही बताया, फर्स्ट वाला आपने एकदम सही बताया। सेकंड में कुछ बच्चों ने गलती की, मेरे को लगता अब उनके समझ में भी आ गया होगा। 1C का बिल्कुल ठीक है। सो सेकंड वाला अब E2 है, फर्स्ट वाला इवन है, और थर्ड वाला इवन सीबी है। नाउ यू आर कंफर्टेबल? अब आप कंफर्टेबल हो या और एग्जांपल दूं ऐसे? ऑल करेक्ट, हाँ आप करेक्ट होंगे यार, ऐसा भी क्या है कि बिल्कुल ही इनकरेक्ट होंगे। बस इनकरेक्ट का एक फेज है जिसको आपको क्रॉस करना है, फिर आप सब सही बता दोगे। ऑल करेक्ट, ग्रेट, ठीक है। चलो मैं एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं। बीच में एक दो गूगली वाले क्वेश्चन दूंगा जिसमें गलती हो सकती है। सेकंड, थर्ड,
ये मिथाइल है, थोड़ा सा छोटा हो गया। चलो, फर्स्ट तो सही होगा, खैर फर्स्ट सही है आपका। सेकंड वाले में गलती करोगे, कर रहे हो गलती। आशीष ने सही लिखा है, सही पकड़ा। सेकंड, थर्ड वाला क्या था? थर्ड में सही करोगे, मुझे ऐसा फील था। हाँ, अब यू आर गोइंग राइट। तो पहला वाला आप सही कह रहे हो, E2, और आपने बिल्कुल ठीक कहा है। सेकंड में भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, E2। लेकिन सेकंड वाला आप हॉफमैन भी लिख रहे हो, वो भी आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि एंटी पोजीशन में हाइड्रोजन नहीं है, बट इवन सी भी नहीं होगा। थर्ड वाला E2 होगा, ये ठीक है। सेकंड वाले में थोड़ी गलती हुई है। सेकंड वाले में नो एलिमिनेशन। रीजन क्या है पता है? क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड का तो बीटा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। देखो, इसमें तो बीटा है ही नहीं, एलिमिनेशन नहीं होगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं। तो सेकंड वाले में नो एलिमिनेशन है। फर्स्ट E2, थर्ड E2, सेकंड नो एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिक्वायर्ड बीटा हाइड्रोजन, जो कि नहीं है। मनीष, आपका फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, सेकंड आपका भी गलत है। सेकेंडरी में प्राइमरी एमिन, क्या आदेश क्या बनाना है वो छोड़ देते हैं, पढ़ाया नहीं इसलिए नहीं बता रहा। लेकिन फिर भी अगर तुमने पढ़ा है तो सेकंड वाला SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, बट मैंने कहा एलिमिनेशन नहीं होता। अगर वो भी है तो चलेगा, फाइन। आर यू कंफर्टेबल नाउ? कॉन्फिडेंस है इन तीन रिएक्शन में? बस इतना बताओ, E1, E2, E1 CB आइडेंटिफाई कर लोगे? फटाफट से बताओ। ऑल करेक्ट, सही है। मुझे लगता है अब थोड़ा धीरे धीरे देखो कॉन्फिडेंस आएगा। जब गलतियां करोगे सीखोगे, गलतियां करोगे सीखोगे ना, तो धीरे धीरे आएगा। ऐसा मत समझना कि कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल नहीं होगे। ऐसा सोचोगे कंफ्यूज हो जाओगे तो 100% होगे, नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो, आपको अप्रोच मिलने लगते हैं। अभी तक ना वो आपको आसान इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं बोलता था यार ये E2 है, और आपका ब्रेन E2 सोचता था, और E2 पढ़ा रखा था, तो इजीली कर लेते थे। मजा आएगा 5th या 6th डे में, जब ये सब कॉम्बाइंड होंगे। ठीक है, फाइन। E1 वर्सेस, हाँ सब वर्सेस में भी आऊंगा, तुम चिंता मत करो, बस मेरे प्रोसेस को फॉलो करते रहो, है ना। डन 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 डन। सो लेट्स स्टार्ट SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, अपनी आप में बहुत यूनिक रिएक्शन है SN की, और कॉन्सेप्ट पहले बना लेते हैं, फिर आगे के डिस्कशन करते रहेंगे। तो अभी फर्स्ट 5 मिनट्स नो डाउट, नथिंग, नो कमेंट्स, ठीक है। अब हम फोकस करते हैं SN के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। ऑल दो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों का क्लियर होगा, फिर भी मैं बहुत शुरू से बताऊंगा, बस सुनते जाना, ठीक है। पहले 5 मिनट में कमेंट नहीं देख पाऊंगा। अथर्व गूगल चैंपियन, गूगल में भी आंसर मिलने लग गए, सारे नहीं मिलते, आधे तो गलत होते हैं। होम असाइनमेंट ओम के जरूर दूंगा, ठीक है। चलो फिर SN में आ जाए। देखो सॉरी यार, SN का मतलब समझना पहले। S का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, और यहां पे 1 और 2 का मतलब होता है ऑर्डर। तो SN1 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी होती है कि यार न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। जैसे एलिमिनेशन में ना आपने ये समझा कि बेस क्या होते हैं, यहां ये समझोगे न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, और ओवरऑल इसी का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, समझना इसको क्या कहना चाहता हूं। मान लेते हैं कि मेरे पास, बहुत आराम से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मेरे पास इस टाइप का एक कंपाउंड है। यहां पे ना एक लिविंग ग्रुप है, वो है ब्रोमीन। यहां पे एक हाइड्रोजन है, सही है। और आपने लिया X-। क्या लिया? X-। ऑप्शन समझना, X- अगर इस H को अप्रोच करता है तो X- H को अप्रोच करेगा तो H को बाहर निकालेगा। आप बोलोगे यार E2 हो रहा है, जो अभी अभी आपने पढ़ा, और आप तो चैंपियन हो गए, आराम से बोल दोगे। इस कार्बन में पार्शियल प्लस है, ये X- अगर इस पार्शियल प्लस पे भी अप्रोच करता है तो ये ब्रोमीन बाहर निकलता है। तो आप बोलोगे यार ब्रोमीन को हटा के X लग गया, सब्सटीट्यूशन। ये सब कौन डिसाइड करेगा? दो चीजें। ये X- क्या है? पहली चीज, अगर X- एक बेस है तो उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन ज्यादा होगी, तो वो उस H को निकालना चाहेगा। और अगर ये X- एक न्यूक्लियोफाइल है तो वो कार्बन पे अटैक करना चाहेगा। तो ये दो बेसिक चीजें हैं, है ना। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि यार ये X- ना बेस है, आप बोलोगे 100% E2 है। आपने अगर ये कहा ये X- न्यूक्लियोफाइल है,
तो आप बोलोगे सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 कुछ भी हो सकती है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम आएगी इसको आइडेंटिफाई करने में, ये बेस है या न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपने गलत आइडेंटिफाई किया, पूरे प्रोडक्ट गलत। क्यों? क्योंकि अगर आपने X माइनस को बेस सोचा, आप E2 करके डबल बॉन्ड ले आओगे। अगर आपने न्यूक्लियोफाइल सोचा तो आप Br को हटा के X को लगा दोगे। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच के डिफरेंस को समझना इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैं अभी इस पॉइंट पे नहीं समझा रहा हूं, थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहली चीज ये आपको मैं बताना चाहता था, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, मैंने कहा था एक तो हो गया कि आप ये आइडेंटिफाई करो यार ये एक्स है क्या, न्यूक्लियोफाइल है या बेस है। दूसरी चीज जो आप आइडेंटिफाई करोगे वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब टेम्परेचर का क्या रोल है इस पे भी आएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं SN1 का। देखो, जैसा मैंने अभी जो दो चीजें मैंने बोली, दोनों को डिस्कशन नहीं किया, वेट करना, थोड़ी देर के बाद करूंगा, पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी उसको एज इट इज वैसे ही रख रहा हूं, थोड़ी देर के बाद वापस उसी जगह पे आऊंगा। देखो, SN1 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें दो स्टेप में रिएक्शन होते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है कि जो लीविंग ग्रुप है वो बाहर निकलता है और कार्बोकेटायन बनाता है। दूसरे स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोकेटायन पे अटैक करता है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी जो बहुत आसान भी थी। मैंने क्या बताया था, अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बने या कार्बोएनायन बने, इंटरमीडिएट बने, समझ जाना वो फर्स्ट ऑर्डर है। अगर बिना इंटरमीडिएट बने रिएक्शन हो, समझ जाना वो सेकंड ऑर्डर है। ये वैलिड है एलिमिनेशन के लिए भी और सब्स्टिट्यूशन के लिए भी। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर है। क्यों है, इसका भी लॉजिक बहुत आसान है। तो अगर मैं ये बात करूं कि मेरे पास एक कार्बन में एक लीविंग ग्रुप लगा हुआ है और ये लीविंग ग्रुप बाहर निकलता है, कार्बोकेटायन बनते हैं और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो ये मैकेनिज्म SN1 की है। और इसमें ये आपका K1 है और ये आपका K2 है। क्योंकि K1 में कार्बोकेटायन बन रहा है इसलिए रेट डिटरमाइनिंग है। अब क्योंकि K1 रेट डिटरमाइनिंग है तो इसमें एक ये सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैकेनिज्म है। फाइन, क्लियर, फाइन। Which one use nucleophile in SN1 mechanism? Which one use nucleophile? वरुण, क्वेश्चन सही नहीं है। पलक, आपके क्वेश्चन पूछो पहले, जल्दी से पूछो पलक। शिवांगी, क्या कह रहे हो आप? सर अलग आ रहा है मतलब? अरविंद, जल्दबाजी मत कर, न्यूक्लियोफाइल और बेस का डिफरेंस अभी समझाया नहीं। अच्छा, लैगिंग आ रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने अलग पढ़ा। लैगिंग बहुत सारे बच्चे लैगिंग लिख रहे हैं। इज द वीडियो एंड ऑडियो इज क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब सही है। तो कुछ थोड़ा सा लैगिंग की वजह से छूट गया होगा, इसलिए दोबारा बताता हूं। देखो, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो लीविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाते हैं, कार्बन पे प्लस चार्ज आते हैं और फिर न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है, ठीक है, और आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है, क्लियर है। अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए अब देखो, इंटरमीडिएट बना तो दो ट्रांजिशन स्टेट होंगे, तो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, ये इंटरमीडिएट है। तो एक सिंगल इंटरमीडिएट तो दो ट्रांजिशन, पहली क्लास में मैंने बताया था। SN1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसीलिए टर्शियरी सबसे ज्यादा रेट होते हैं, फिर प्राइमरी के होते हैं, और जितने अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे रेट उतना ज्यादा होगा। क्लियर, क्लियर। लैग बहुत क्यों हो गया, पता नहीं यार, लैग क्यों हो रहा है सर। विच वन न्यूक्लियोफाइल इन SN1 मैकेनिज्म? अरे वरुण, मैं आता हूं, कंक्लूजन में आ रहा हूं, बस दो तीन चीजें समझ जाना, बहुत आराम से समझ जाओगे मैं बोलना क्या चाहता हूं। देखो, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में जो मैं लिख रहा हूं इसको बताओ और समझ आया कि नहीं ये पूछना। देखो, SN1 एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर है, ये आप सारे कन्विंस हो इस बात से कि ये फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म है। SN1 में क्या हो रहा है, आपने ना RBr लिया, Br मतलब कोई लिविंग ग्रुप, तो पहले स्टेप में ना Br अलग हो गया, R प्लस बन गया। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इस R प्लस पे आके लग गया। अब इसमें ना K1 रेट डिटरमाइनिंग है और K2 फास्ट है, तो जो रेट लॉ आप लिखते हो वो क्या होगा, रेट लॉ होगा आपका K1 मल्टीप्लाइड बाई RBr। तो न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ रहे हैं, जीरो।
इसीलिए आप न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग लेते हो या वीक लेते हो, उसके रेस्पेक्ट में रेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि OH माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, CH3 माइनस उससे भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इन दोनों में रेट किसके फास्ट होंगे? दोनों के सेम होंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कार्बोकेटायन के बनने के ऊपर। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतने फास्ट होंगे। मैं यहां पे लिख रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। हाइयर द स्टेबिलिटी, हाइयर विल बी द रेट। तो सब कुछ डिपेंड अगर किसी के ऊपर कर रहा है तो वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। क्योंकि SN1 में कार्बोकेटायन बना, तो इवन मैकेनिज्म की तरह इस कार्बोकेटायन का भी रीअरेंजमेंट होगा और आपको रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, किसकी शिफ्टिंग कब होगी, वो जो मैं इवन में पढ़ा रहा था वो सब कुछ यहां वैलिड होगा। बस डिफरेंस है, वहां डबल बॉन्ड बन रहे थे और यहां पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपके सबके समझ में आ गया। अब आते हैं अगले पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 क्या है। देखो, मान लो ये वाला R कैपिटल R है, R और S आइसोमरिज्म में आपने पढ़ा होगा, ये कैपिटल R है। तो पहले स्टेप में ये लीविंग ग्रुप बाहर निकला, यहां पे कार्बोकेटायन बन गए, इसके पास दो वैकेंट लोब थे जो अबव और बिलो द प्लेन थे, तो न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तो अगर एक R बनेगा तो दूसरा S बनेगा और दोनों इक्वल क्वांटिटी में बनेंगे, इसीलिए ये प्रोडक्ट क्या मिलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। क्या मिलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर, यानी R और S दोनों इक्वल क्वांटिटी में मिलते हैं। ऑल्दो R और S का इक्वल क्वांटिटी मिलना भी एक रेयर केस होता है, लेकिन वो डिफरेंट स्टोरी है। फिलहाल तो हम SN1, अगर प्योर SN1 की बात करें तो दोनों तरह से प्रोडक्ट मिलेंगे और आपको रेसिमाइजेशन होगी। क्या हमेशा रेसिमाइजेशन होगी? आंसर है नो। उसका रीजन मैं बताता हूं। अरुण अभी NGP में कहां पहुंच गए, बहुत आगे की बात है, पहले SN1 को समझ जाए। अब देखो, हमेशा SN1 में रेसिमिक मिक्सचर होंगे, उसका आंसर है नो। उसका रीजन मैं समझाता हूं। देखो, मान लेते हैं कि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, और इस प्रोडक्ट में यहां पे ऑलरेडी एक कायरल कार्बन है और यहां पे एक ब्रोमीन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन। ध्यान से सुनना, ये वाला, ये ब्रोमीन लगा है। मैंने इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे फ्रेम किए हुए हैं। देखो, ये एक कायरल कार्बन है, ये एक कायरल कार्बन है। चलो मान लेते हैं कि ये वाला कायरल कार्बन जो है वो कैपिटल R टाइप है, ये वाला कायरल कार्बन कैपिटल S टाइप है। मान लिया है मैंने। आपने न्यूक्लियोफाइल के साथ इसका रिएक्शन कराया और ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब SN1 में मैंने क्या कहा था? रेसिमिक मिलेगा। रेसिमिक का मतलब है जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल लग रहा है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आप बदलोगे, यानी इस कार्बन की। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा, क्या उसमें कैपिटल R वाले को कोई फर्क पड़ा? आंसर इज नो। लेकिन जिसमें आपने BR लगाया है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल लगेंगे वो ऊपर से भी लग सकते थे और नीचे से भी लग सकते थे। तो आपको देखो दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। ये लाइन समझ आ रही है या नहीं आ रही, पहले तो ये बताना आप फटाफट से। ये लाइन समझ आ रही कि नहीं बताना। ये बना, तो अगर ये आपका S है तो ये आपका R है, लेकिन जो पहले से R था वो तो R और R ही है। तो अब आप जरा ध्यान से देखना, जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है वो S और R दोनों में कन्वर्ट हुए, लेकिन ये रेसिमिक मिक्सचर नहीं है। तो ये क्या है? ये डाइस्टीरियोमर्स हैं। क्या है? डाइस्टीरियोमर, क्योंकि R S R R आपका प्रोडक्ट है। तो कंक्लूजन क्या है कि SN1 में रेसिमाइजेशन आप तब बनाओगे जब एक ही कायरल कार्बन क्वेश्चन में गिवन है। अगर पहले से एक और कायरल है जिसमें SN1 नहीं जा रहा है तो वो एज इट इज रहेगा, जैसा इस एग्जांपल में था। देखो, ये R था ना, ये आपके यहां पे भी R ही है, यहां पे भी R है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। लेकिन जो ब्रोमीन लीविंग ग्रुप वाला था वो S था और वो आपका S और R दोनों बन गए, तो प्रोडक्ट आपके रेसिमिक हुए। लेकिन अगर ये R वाला ग्रुप ही यहां पे नहीं होता, सिर्फ S होता, तो आपका प्रोडक्ट S और R दोनों मिलते तो रेसिमिक मिक्सचर बनते। इसलिए हमेशा रेसिमिक बनेंगे। आंसर इज नो। क्लियर हो गई बात? सबके समझ में आ गया? आइसोटोपिक इफेक्ट की भी बात करते हैं। संतोष, आइसोटोपिक इफेक्ट जरूर पूछता है तू। अब आते हैं अगले पार्ट में, स्टीरियोकेमिस्ट्री में। देखो, एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने जो अभी अभी आपको समझाया उसी को थोड़ा और एलॉबरेट कर रहा हूं। मान लो आपके पास की ये 1 2 3 एक R फॉर्म है और आप SN1 पे लेके जा रहे हो, तो आपको रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों के ही प्रोडक्ट मिलते हैं, जो कि मैंने इस तरह से लिखे, जो चीज मैंने आपको समझाई। S से क्या मिलेगा? R और S दोनों सुपर इंपोजिबल। ये तो बहुत बेसिक में चले गए। अब आते हैं हम सॉल्वेंट में SN1 के। SN1 ऑलरेडी सॉल्वेंट के साथ कैसे इफेक्ट करता है इसकी बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इस डेटा को अगर आप याद ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लॉजिक की बात करते हैं। देखो, SN1 में दो चीजें हो रही थी। पहले कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूट रहा था और फिर कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा था।
जब बॉन्ड टूट रहा था कार्बन और लिविंग ग्रुप का, वो सोचो कि वो बॉन्ड कैसा था, पोलर था या नॉन पोलर था, पहले सोचो जरा, पोलर बॉन्ड था या नॉन पोलर। आपके दिमाग में आएगा कि वो पोलर बॉन्ड था। टूटा कैसे? हेट्रोलाइटिकली। अब पोलर बॉन्ड हेट्रोलाइटिकली टूट रहा है तो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। इसीलिए SN1 इन जनरल हम ये कहते हैं कि पोलर सॉल्वेंट में फास्ट रिएक्ट करते हैं। तो मैं अब ऐसे लिख रहा हूं कि अगर पोलर सॉल्वेंट है तो रेट बढ़ेंगे। इसीलिए आप देखो एसिटिक एसिड, इथानॉल और वाटर, इनके रेट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे हैं और रिलेटिव रेट इस तरह से हैं। तो जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, रेट ऑफ SN1 उतने फास्ट होंगे। रिपीट कर रहा हूं, जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतने फास्ट होंगे। एक एग्जांपल देखो रेट के लिए, जो सही वैल्यू भी है। जब वाटर में CN माइनस का रिएक्शन कराया और जब मीथानॉल में CN माइनस का रिएक्शन कराया थ्रू SN1, तो मैकेनिज्म के रेट में इतना डिफरेंस मिला, 4:1,50,000। तो ये सिर्फ इंपैक्ट किसका था? सॉल्वेंट का। हाइयर इज द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, हाइयर इज द रेट ऑफ SN1। पहले बताओ ये लाइन समझ आई? अरविंद, SN1 में सॉल्वेंट का कोई खास रोल नहीं है। जब मैं SN2 पढ़ाऊंगा तो सॉल्वेंट 4 टाइप के हैं, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, नॉन पोलर, और उनमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होते हैं ये समझ आएगा। SN1 समझने के लिए SN2 में भी आना पड़ेगा। इसीलिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने अभी बताई, आप बस उतना याद रखो, आपका बात बन जाएगी। सॉल्वेंट का इफेक्ट SN2 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है? और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इसको भी मत सोचो अभी, वेट करो SN2 का, ठीक है? चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन है SN1 के ऊपर बेस्ड है। अब क्योंकि SN1 के ऊपर है, देखो ये आसान लगेगा आपको। चलो फिर भी ये मल्टीपल चॉइस है, R लिखा हुआ इसलिए कह रहा हूं। फास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट SN1 रिएक्शन? चलो देखते हैं। SN1 में पोलर बॉन्ड है, क्यों नहीं है? अरे अमन, क्वेश्चन तो पूछ भाई। प्लीज एक्सप्लेन रेसिमाइजेशन, रिटेंशन, इन्वर्जन। ठीक है, अरे मैं 2 मिनट में देख रेसिमाइजेशन वाले फंडे क्लियर कर दूंगा, रुक जा थोड़ा। मैंने कहा यार मल्टीपल है, लेकिन आप सारे एक ही आंसर क्यों दे रहे हो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर SN1? दे ऑकर इन सिंगल स्टेप। इनकरेक्ट है, क्योंकि कार्बोकेटायन बना 2 ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, तो पहला इनकरेक्ट है। दे आर फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट, बिल्कुल सही बात है, अभी अभी मैंने समझाया था। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जनरली रिएक्ट थ्रू दिस मैकेनिज्म, परफेक्टली फाइन। क्यों? 3 डिग्री में स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, तो जितना कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतने फास्ट होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है। SN1 में न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 होते हैं, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए B, C और D, ये तीनों होना चाहिए। मेरा आंसर भी देख लिया करें सर। मानस, बिल्कुल देख रहा हूं यार, ठीक है। BCD इज द करेक्ट। पहला क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ऑल्दो जब सिंपल, हाँ बहुत सारे बच्चों का सही था। आगे बढ़े, चलो सेकंड क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। SN1 में मैंने ये देखा है यार, कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी के ऊपर तो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी क्वेश्चन तो बहुत रिलेटिवली इजी होते हैं। रिप्लाई प्लीज लास्ट एग्जांपल। अमन, क्यों लास्ट एग्जांपल में क्या डाउट है अमन? रवि प्रकाश शर्मा, प्लीज टेक माय नेम। भाई रेडियो स्टेशन में है रवि, जो रेडियो स्टेशन नहीं होता, इसमें बोलते हैं मेरा गाना सुना दो तो मेरा नाम ले लो। उस टाइप की फीलिंग आ रही है मुझे कि मैं आरजे हूं, तुम रेडियो सुन रहे हो, जब आप ऐसा लिखते हो कि मेरा नाम भी बोल दो। क्या आंसर होगा इसका? डी 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 राग। इमोजीज आने लग गए यार। इमोजी कैसे टाइप कर रहे हो? हमारे इसमें मैसेज में इमोजी हैं क्या? अच्छा, आपके मोबाइल से देख रहे होगे तो मोबाइल में होंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री SN1 का, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री SN1 का कुछ भी नहीं है यार। SN1 कार्बोकेटायन बना, R और S दोनों आइसोमर मिलेंगे, रेसिमाइजेशन होगी, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसका आंसर पे आता हूं मैं, पहले मैं समझा देता हूं। देखो,
कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, कॉन्सेप्ट समझना, आप इस बॉन्ड को तोड़ दो, ये C+ और X- मिला। ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, देखो अब ये जो कार्बोकेटायन है ना, अगर ये स्टेबल है तो ये जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा तो कम एनर्जी में बनेगा। तो कॉन्सेप्ट है हाइयर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इजियर विल बी द फॉर्मेशन। रिपीट कर रहा हूं, हाइयर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इजियर विल बी द फॉर्मेशन। अगर इजियर विल बी द फॉर्मेशन है तो जल्दी बनना चाहिए। अब अगर जल्दी बनाना है तो हम क्या देखेंगे, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। चलो देखते हैं स्टेबिलिटी। ये सारे हेलोजन को उड़ा दो तो यहां पे प्लस चार्ज आ गया, यहां पे प्लस चार्ज आ गया, यहां पे प्लस चार्ज आ गया, यहां पे प्लस चार्ज आ गया। ध्यान देना, OMe शोज प्लस आर इफेक्ट, माइनस आई, और प्लस आर डोमिनेट करता है। मेटा पोजीशन में ओनली माइनस आई, ऑर्थो पोजीशन पे माइनस आई और प्लस आर। लेकिन ऑर्थो का माइनस आई पैरा वाले से ज्यादा रहा होगा, ये तो आप कन्विंस्ड हो गए। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन किसका है, फोर्थ का। स्टेबल कार्बोकेटायन है फोर्थ का, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद फर्स्ट का, थर्ड का सबसे कम, क्योंकि माइनस आई से कार्बोकेटायन अनस्टेबल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। सबसे ज्यादा एनर्जी लग गई थर्ड की, फिर लग गई फर्स्ट की, फिर लग गई सेकंड की, फिर लग गई फोर्थ की। जो अनस्टेबल है उसको बनाना मुश्किल है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। अरुण ने डी बोला है। हाँ डी भी आप पता है क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझे। इसमें लिखा है डिक्रीज ऑर्डर ऑफ हेटेरोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन, तो सबसे ज्यादा एनर्जी थर्ड में नहीं होगी, अनस्टेबल है इसलिए। रंजीत बड़ा गहरा सवाल पूछ रहा है कि जो न्यूक्लियोफाइल निकलता है वो वापस उसी कार्बन पे क्यों नहीं लगता। कायरल कार्बन समझा दूं, मैंने अभी बताया था ना, जब मैं क्लास खत्म करूंगा कुछ देर आपके साथ लाइव रहूंगा, सो दैट आपके इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे दूं, ठीक है। अभी फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं किसी को, क्लियर है, ठीक है फाइन। चलो फिर नेक्स्ट में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेबल कार्बोकेटायन। इसमें अगर आपने आंसर गलत दिया तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोबारा जाके पढ़ना, फास्ट फास्ट फास्ट। अगला क्वेश्चन है मुन्नी सिंह, सचिन मिश्रा बिल्कुल सही, अरिन बी, बी, इसमें बी बहुत सारे बच्चे क्यों लिख रहे हो, डी, ठीक है। अच्छा मतलब ये दो तो नहीं है, ये आपने आपके आंसर से मुझे समझ आ गया। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट बी और डी में कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर वैसे डी है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। द रीजन बिहाइंड, उसका रीजन में समझा देता हूं आपको। होता क्या है ना, देखो बिटवीन सी एंड C+ विच इज मोर स्टेबल, सी इज मोर स्टेबल। सी और C+ में स्टेबल कौन सा है पहले बताओ। ये मेरे यहां थोड़ी स्क्रीन ब्लैक सी हो गई, आई होप आपके यहां नहीं हुई होगी। सी और C+ में स्टेबल कौन सा है, सी। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज से स्टेबिलिटी का सीधे सीधे रिलेशन है ना। अब पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो जब आप कार्बोकेटायन को बेंजीन के साथ लगाते हो, किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो आप एक चीज देखते हो, और वो क्या है, रेजोनेंस। और जब आप कार्बोकेटायन को मिथाइल के साथ लगाते हो तब आप क्या चीज देखते हो, प्लस आई इफेक्ट। ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूं, इससे ये सारी चीजें अपने आप क्लियर होंगी। प्लस आई और रेजोनेंस में रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल करता है, हाइपर कॉन्जुकेशन और रेजोनेंस, रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल करता है। अगर प्लस आई हाइपर कॉन्जुकेशन एक साथ होंगे और एक जगह रेजोनेंस होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये वही वाला केस है, सही है। अब इसको समझाने का एक सिंपल सा तरीका है, हाँ सचिन पॉइंट वाला भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक और तरीका, इस मिथाइल का ना प्लस आई इफेक्ट है और इस मिथाइल के हाइपर कॉन्जुकेशन भी है। तो बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुकेशन एंड द प्लस आई इफेक्ट दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, क्लियर है। लेकिन अगर यहां CH3 होता ना तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता, इसलिए याद रखना कि 3 डिग्री कार्बोकेटायंस आर मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक। तो करेक्ट आंसर है डी, क्लियर। इन्वर्जन उन्वर्जन की बात बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ द रिएक्शन विद AgNO3। AgNO3 के साथ फटाफट बताओ जरा कौन सा रिएक्शन है। AgNO3 में Ag+ की एफिनिटी Cl के लिए बहुत ज्यादा होती है, तो Cl को निकालता है, कार्बोकेटायन बनाता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से सब चीजें रिलेटेड है। राहुल यस आई एम फीलिंग वेल, थोड़ा खांसी है, कोरोना वाला नहीं है। ऑल्दो मेरी सोसाइटी में किसी को कोरोना है तो हमारी सोसाइटी सील हो गई है, तो बाहर नहीं निकलते हैं, निकलते भी तो हाथ वाथ धोते हैं, मुंह में मास्क वास्क लगाते हैं। तो 3-4 दिन हो गया, अभी तक तो नीचे गए नहीं। या
सॉरी किसी ने लिखा कमेंट वमेंट, वो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आप मत पूछो मेरे को, सबके कमेंट दिखते हैं, थोड़ा यार आंसर नहीं दे पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे आ जाते हैं। राग आज सुबह से ही जो आंसर दे रहा है ना, गलती दे रहा है। अच्छा इसमें डी बहुत सारे, डी 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 बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। डी क्यों दे रहे हो आप लोग? ओके आपने प्लस आई देखा होगा, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज बी। उसका रीजन मैं समझाता हूं। ऑल्दो आप AgNO3 से ये तो समझ ही गए हो, इसलिए आप आंसर ऐसा दे रहे हो, तो बस एक छोटी सी गलती कर रहे हो, वो मैं समझा देता हूं। देखो अगर ना यहां पे प्लस चार्ज आएगा तो वो ऑक्सीजन के रेजोनेंस से स्टेबल होगा, ये आप मानते हो ना, ये रेजोनेंस से स्टेबल होगा। और इस वाली पोजीशन पे प्लस आएगा तो प्लस आई से स्टेबल होगा। इस वाले बेचारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे हिसाब से यहां पे प्लस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए 3 सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। फिर ये वाला क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है इसीलिए 1, और इस बेचारे के पास कुछ नहीं है इसलिए सबसे कम, तो इसलिए करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। अब आपके जिसने भी डी आंसर दिया मेरे को लगता है वो समझ गए होगे आप, है ना? क्लियर है? आप कोई डाउट तो नहीं है इसमें? AgNO3 का क्या काम है अरविंद, मैं बता रहा हूं। देख जब आप AgNO3 लेते हो ना तो आप एक को Ag प्लस मिलता है। Ag प्लस की ना एफिनिटी हेलोजन के लिए बहुत ज्यादा है, तो उसका पहला काम क्या होता है? Cl को निकाल देना और क्या बनाना? AgCl। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो देख RCl अगर तेरे पास है और इस RCl में आप Ag प्लस डालो तो आपको मिलेगा R प्लस प्लस AgCl। तो Ag प्लस का काम होता है Cl को निकालना क्योंकि उसके लिए एफिनिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है अमन, लगता है मैं लाइव चैट में नहीं हूं। अरे बिल्कुल है अमन, एकदम बड़े बड़े कैपिटल लेटर में तेरे चैट्स आ रहे हैं, टेंशन मत ले। ठीक है अवंतिका थोड़ी देर और। रंजीत क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। सर पहले एलाइलिक कार्बोकेटायन ज्यादा रिएक्ट करना चाहिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन। सर पहले तो एलाइलिक कार्बोकेटायन ज्यादा रिएक्ट करना चाहिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन। एलाइलिक कार्बोकेटायन ज्यादा रिएक्ट करना चाहिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन, यहां एलाइलिक तो था ही नहीं, यहां तो ऑक्सीजन का प्लस आर इफेक्ट की बात चल रही थी। चलो नेक्स्ट ZnCl2। ZnCl2 लुईस एसिड होता है, थोड़ा फास्ट करना। हाँ ZnCl2 लुईस एसिड होता है, तो ये किसके साथ जल्दी रिएक्ट करेगा? और ZnCl2 की एफिनिटी OH के लिए बहुत ज्यादा होती है, तो OH को इजीली एलिमिनेट कर सकता है। तो इस सवाल में भी जहां पे OH लगा है वहां पे आपको कार्बोकेटायन बनाना है और सोचना है कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। मुन्नी सिंह थक गए क्या? कब क्लास खत्म होगी पूछने लग गए। घर पे हो ना, आराम से पढ़ो। इसमें अगर आप OH निकालोगे तो यहां पे कार्बोकेटायन आ रहा होगा, इसमें OH निकालोगे तो यहां पे कार्बोकेटायन आ रहा होगा, इसमें आप OH निकाल रहे हो तो यहां पे कार्बोकेटायन आ रहा होगा, इस पे आप OH निकालोगे तो यहां पे कार्बोकेटायन आ रहा होगा। अब इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है 4th, डी आंसर होगा। आपने फिर उल्टा आंसर दिया है। कोई कोई सी भी लिख रहा है, एक बार मैं दोबारा चेक कर लूं। इस कार्बोकेटायन में फिनाइल, ठीक है, ओह ठीक है ठीक है, ये एरो की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया यार, ये हटा रहा हूं मैं। हाँ ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, तो इसलिए इसका आंसर डी सही है। ये बेंजाइलिक है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, लेकिन हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट है, इसमें हेलोजन और पास आ गया, इसलिए डी आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है फाइन। अच्छा मुन्नी सिंह कह रहा है सर गया नहीं गई, मैं सॉरी मैं समझा नहीं, मेरा कमेंट ही है। अरे सबका दिख रहा है सुशांत सिंह। सी क्यों नहीं अमन, सी को भी देख लेते हैं। सी और डी में आंसर क्या है? अच्छा 2 और 1 में डिफरेंस आ रहा है, चलो 2 और 1 को कंपेयर करके दिखाता हूं मैं तेरे को। 2 और 1 में अगर मैं कंपेयर करूं तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, और 2 वाले में जो फ्लोरीन, अरे यार ये तो ईजी था, बेकार ही इतना ड्रॉ करवाया। यहां देखना ये फ्लोरीन दूर है, तो जितना पास होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ना। डी करेक्ट आंसर है, फाइन। ठीक है चलो अब नेक्स्ट आते हैं। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग SN1, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सपोज ए वाले को बताता हूं मैं। पहले ए में आप दो रिएक्शन दिख रही होगी, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले ए का आंसर दो, फर्स्ट का रेट ज्यादा होगा या सेकंड का? आप कमेंट पे फर्स्ट और सेकंड लिखना बस, फास्ट जल्दी लिखो यार, बहुत सारे क्वेश्चन बच गए। शिल्पा अपने डाउट को पूछो, तब तक बच्चे ए फर्स्ट वाला देख रहे हैं, मैं आपका डाउट देख लूंगा। ए का 2 2 2 2, मैंने अभी क्वेश्चन देखा नहीं। हाँ यार ये तो आसान था। इसमें बस डिफरेंस, ऑल्दो द कार्बोकेटायन इज 3 डिग्री और सेकंड वाले में ब्रोमीन है,
तो ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू Cl, तो इसलिए सेकंड वाला ज्यादा होगा, तो इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। सी बी पे आ गया मैं। अब बी में 1 और 2, इसमें बताना जरा क्या है। इसमें भी टर्शियरी कार्बोकेटाइन, द ओनली डिफरेंस इज वाटर एंड मिथानॉल। हाँ चलो, थोड़ा फंस सकते हो इसमें। जल्दी 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 जल्दी, चलो इसमें भी सही बता रहे हो आप। फर्स्ट इसमें आपने पोलैरिटी चेक कर ली होगी कि यार ये ज्यादा पोलर है और ये कम पोलर है, और मैंने कहा था SN1 ज्यादा पोलर में फास्ट है, इसीलिए ये वाला क्लियर हो गया। सही है, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। अब आते हैं हम सी वाले में। अगेन सी 1 और 2, सी का 1 और 2। सी के फर्स्ट में आपने फिर से टर्शियरी कार्बोकेटाइन 1 मोलर लिया है और न्यूक्लियोफाइल आपके आइडेंटिकल हैं, और सेकंड वाले में 2 मोलर लिया। चलो ठीक है, सेकंड वाला बताओ। बिल्कुल ठीक है, इसमें सेकंड, इसका सेकंड लेने का रीजन मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ये कहो कि यार SN1 का ऑर्डर क्या है, तो आप जानते हो ये फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि जो आपका अल्काइल हैलाइड है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, और केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि उसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल होते हैं। तो यहां 2 मोलर है, यहां 1 मोलर है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ज्यादा होंगे, इसलिए 2 का ज्यादा है। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल। हाँ, आपके आंसर इस वाले में सही भी है, तो आगे बढ़ जा रहा हूं मैं। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव D and L फॉर्म इन SN1 रिएक्शन एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये किसी बच्चे ने अभी मेरे से पूछा था इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन को समझा दो, तो वो इन्वर्जन रेसिमाइजेशन वाला SN2 का हिस्सा है, वो सब कुछ समझ जाओगे तुम। ठीक है, तो थोड़ा वेट करना बस, इसमें को देख के मुझे याद आया। यस सुजन, आपका आंसर समझ में आ रहा है, मेरे को दिखाई भी दे रहा है। सृजन, पता नहीं नाम भी गलत ना पढ़ लिया हो मैंने। D और L, तो इसमें मेरे को कायरल देखना है, तो A तो कायरल नहीं है, B वाला एक कायरल कार्बन मिल गया आपको, तो अगर ये कैपिटल R है तो इससे R और S मिल सकता है, एंड ये भी कायरल नहीं है, और ये भी, इसमें ये वाला कायरल है, बट आपका अटैक तो इस कार्बन पे होगा, तो अटैकिंग स्पीसीज का कायरल आपको चेक करना है, तो करेक्ट आंसर B होना चाहिए। फारूक मोहम्मद, आपने C पता नहीं क्यों लिखा है, C तो कायरल ही नहीं है, फिर क्यों लिख रहे हो। स्वाति, आपने B और D दोनों लिखा है, D में ये वाला कायरल है, आप तो इस कार्बन को चेंज करोगे ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर B होगा। ओ बाप रे, इतना बड़ा कमेंट मत लिखिए यार, कुछ नहीं दिखाई देता। इतने बड़े कमेंट नहीं देख पाऊंगा मैं, एक छोटा सा ग्रुप बना देता हूं आपके लिए। आजकल वो चला है ना यार, टेलीग्राम, तो पहले मैं ट्राई करूंगा, मुझे आता नहीं बनाना, अगर बन गया तो मैं आपको कल शेयर करूंगा, आज बना के। सर जो न्यूक्लियोफाइल कार्बन से निकलता है वो कार्बन पे अटैक, अबे वही सेम चीज पूछ रहा है न्यूक्लियोफाइल। चल तूने पूछ लिया इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो, एक बच्चा ना बार बार मेरे से ये पूछ रहा है कि जैसे ये कार्बन है, ये लिविंग ग्रुप है, और आपने इसमें न्यूक्लियोफाइल डाला, तो उसका क्वेश्चन ये है कि जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल गया, तो ये चीज दोबारा इसमें क्यों नहीं लगती। तो आंसर है हाँ लगेगी, बिल्कुल लगेगी, मना नहीं कर रहा। अब केमिस्ट्री का लॉजिक समझ, देख क्या होता होगा। तूने पूछा करके थोड़ा लॉजिक समझाता हूं। ये RBr है, कितने मोल है, मान ले 1 मोल लिए तूने, और इस पे तूने न्यूक्लियोफाइल डाला, कितने मोल डाले, चल मान ले ये भी 1 मोल डाले। रिएक्शन कैसे हुई होगी, रिएक्शन ऐसी होगी कि सबसे पहले कुछ मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में आ गए होंगे R+ के और Br- के, मानता है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब पीछे भी जा रहा होगा, जो तू कह रहा है कि Br- वापस इस R+ में अटैक करे, हो रहा होगा और वापस जा रहा होगा। लेकिन जब ये R+ बना होगा तो इसके चारों तरफ हजारों की क्वांटिटी में न्यूक्लियोफाइल होंगे, और Br- उतना ही होगा जितना R+ होगा, तो इसका इसके साथ कोलिजन का रेट कम होगा एज कंपेयर टू इसका इसके साथ। और अगर तू कहता है कम नहीं होगा, मैंने न्यूक्लियोफाइल कम ले लिया, तो मैं कहूंगा रिएक्शन ही नहीं हो रही, क्या फर्क पड़ रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि R+ अगर जितनी क्वांटिटी में है सॉरी Br- उतनी क्वांटिटी में, तो इनके कोलिजन कम होंगे, तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी कोलाइड कर जाएगा, तो ये RNU ज्यादा बन जा रहे होंगे। यही रीजन है कि न्यूक्लियोफाइल दोबारा अटैक नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर B हमने डिसाइड किया था, सबके समझ में आ गया होगा। हाँ हाँ अरविंद, बहुत अच्छा ज्ञान है तेरा, मैं ट्राई करूंगा यार, एक बार थोड़ा टाइम देना मेरे को। वो क्या, टेलीग्राम वाला। ठीक है, नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। विच द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। SN1 के लिए जब भी क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको क्या देखना होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। इसमें तो गलती नहीं होगी। डी, सचिन मिश्रा भी डी, डी 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 फाइन। चलो फास्ट आगे बढ़ जा रहा हूं, इसमें गलती कर सकते हो आप। विच डिस्क्राइब द बेस्ट स्टीरियोकेमिकल स्पीसीज। आपके पास एक कार्बन है दैट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड HBr SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है,
तो फर्स्ट है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑकर्स इन द कार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। यार इन्वर्जन का मतलब होता है कि R अगर आपके पास है कोई कायरल और वो S बन रहा है या फिर S से आपको R मिलता है, दिस इज व्हाट वी कॉल इन्वर्जन। तो पहला वाला जो लिखा है ना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एट द कार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, तो SN1 में यार इन्वर्जन तो होगा नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है। सेकंड, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन का मतलब होता है कोई कैपिटल R अगर है और उससे आपको R ही मिले, या कैपिटल S है तो उससे आपको S ही मिले, तो रिटेंशन वाला भी पार्ट सही नहीं लिखा है। रेसिमाइजेशन ऑकर, रेसिमाइजेशन का मतलब है अगर आपके पास R है और आपको R और S दोनों मिल रहे हैं, तो रेसिमाइजेशन तो SN1 के लिए सही है। द कार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन नॉट स्टीरियोजेनिक, तो ये भी सही नहीं है। इसका स्टीरियोजेनिक का मतलब होता है जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल के लगने से एक स्टीरियो आइसोमर बने, तो अगर मल्टीपल होंगे तो ये वाला वैलिड नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी है। ऑल्दो आपने भी सी लिखा है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है कि आपके पास मिथाइल HOH और HI डाला है, आपको प्रोडक्ट मिला, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। तो इसमें रिंग का एक्सपेंशन कराओगे आप, फटाफट से बताना, फास्ट फास्ट फास्ट। एलाइलिक कार्बोकेटायन, अच्छा एलाइलिक कार्बोकेटायन एंड 3 डिग्री कार्बन आर आइडेंटिकल स्टेबल। ऑल्दो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो मैं उसको 3 डिग्री को ही बोलता हूं। मेरे को इसमें A और D में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा लग रहा है। A होना चाहिए, देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये SN1 है, इससे तो आप सारे कन्विंस्ड हो गई, तो मैं भी इसको SN1 ही बना देता हूं बिना देर किए। ये बन गया, यहां पे कार्बोकेटायन। रिंग का एक्सपेंशन कर देते हैं। रिंग का एक्सपेंशन करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव में बॉन्ड बन रहा है, तो ये मिथाइल के बाजू वाले में और कार्बोकेटायन है, ये ड्यूटेरियम हो गया, ये है कार्बोकेटायन। सही है, बोलो बोलो। अब मैं ड्यूटेरियम की शिफ्टिंग कराऊंगा क्योंकि मेरे को 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाना है, तो ड्यूटेरियम यहां पे आया तो प्लस चार्ज यहां आया, अब आयोडीन यहां लग रही है, इसका मतलब है A आंसर आ रहा है। ठीक है, मेरा तो A आ रहा है, आपने D और C लिखा है। मैंने लिख के भी दिखा दिया, अगर कहीं कोई गलती हुई है तो लिख देना आप। पहले मैंने यहाँ कार्बोकेटायन बनाया, एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड बना, पॉजिटिव मिथाइल के अल्फा पे है और मिथाइल के साथ ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम की शिफ्टिंग कराई, बिल्कुल ठीक है यार। डी क्यों नहीं हुआ मुन्नी सिंह, देखो तो सही, पूरी मैकेनिज्म तो है। डी में ना, डी का मतलब है आपने यहीं पे आयोडीन को लगा दिया, तो क्यों लगाओगे, 3 डिग्री में शिफ्ट कराने के बाद ही तो लगाओगे, तो ए आंसर सही है, बिल्कुल ठीक है। आगे नेक्स्ट में H2O एसीटोन। एसीटोन का मतलब हुआ वीकली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। चलो थोड़ा सा टाइम ले लो आप। रिंग कॉन्ट्रैक्शन सचिन मिश्रा, इनमें तो नहीं है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन तो स्पेसिफिक कंडीशंस में होती हैं, तो जिस मैकेनिज्म में आएगा लास्ट वाले दिन जब मैं कॉम्बाइन कराऊंगा तो हो सकता आ जाए। थोड़ा थोड़ा फास्ट फास्ट फास्ट। अब आप ये देखो, ये वाला मुझे लगता है, हाँ नीतीश आपका सही है। देखो ये वाला ब्रोमीन को तो आप सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते, ये तो पक्का है, यही ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होगा क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड बना देगा, तो यहां कार्बोकेटायन स्टेबल है, तो इसी वाले पे न्यूक्लियोफाइल से यानी वाटर का अटैक करा देते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर होना चाहिए ए इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा टाइम नहीं देते, सबने ए लिखा है, ठीक है फाइन। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट इन SN1 रिएक्शन। ठीक है, ये भी आसान लग रहा है मुझे। SN1 ऑलरेडी दे रखा है, तो ब्रोमीन को हटाओ, हाइड्राइड को शिफ्ट कराओ, मिथानॉल को अटैक कराओ। ब्रोमीन को हटाओ, हाइड्राइड को शिफ्ट कराओ, इथानॉल का अटैक कराओ, तो सी आंसर होना चाहिए इसका। आपने भी सी दे दिया। देखो जो इजी है उसको थोड़ा जल्दी कर देंगे, ठीक है, जो इजी है। हाँ शिवांगी आपका लैग हो रहा है थोड़ा, एक बार रिफ्रेश कर लेना। चलो इतने क्वेश्चन थे SN1 के, तो कल हम करते हैं SN2। अब क्लास हो गई खत्म, कल करते हैं SN2, और तो कल SN2 करेंगे, और SN1 कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि SN1 को दोबारा से बताऊंगा मैं, SN1 SN2 SNI ये सारी चीजें करेंगे कल की क्लास में, ठीक है।
अब आप बताओ क्या डाउट आ रहे थे जो मैं आपके कमेंट्स देख नहीं पाया, तो अब आपकी कमेंट्स देखता हूं और कुछ 5 मिनट आपकी कमेंट्स बताता हूं, ठीक है? और जिसके डाउट नहीं है वो जा सकता है। अबे धीरे 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 धीरे, इतनी जल्दी तो मैं देख भी नहीं पाऊंगा। कंचना माला झा, थैंक यू। जिसके डाउट नहीं है वो चले जाओ, जिसके डाउट है वो बताओ। केशर, रिटेंशन का मतलब याद रहेगा, अभी बताऊंगा। एनजीपी, अरुण एनजीपी अगली क्लास में, क्योंकि एनजीपी पढ़ाऊंगा डिटेल में। कायरल कार्बन, हाइपर कॉन्जुकेशन, ROH H2O नॉट वाई। ओहो यार, वो मेरे साथ एकेडमिक मेंटर है, एक बार कमेंट करना। आई होप कि वो होगा। रिंग एक्सपेंशन, थर्ड वाले क्वेश्चन प्लीज समझा दीजिए सर। हर बार RS चेक करना पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है यार, हर बार RS चेक तो करना होगा। OTS, मैं ना एक बार कमेंट ऑन करता हूं यार, देखो मैं पढ़ूं कैसे, मेरे को ये नहीं समझ आया। एक बार मेरा डाउट सुन लो सर। अमन, हाँ हाँ बता बता। लंबे डाउट मत लिखना यार, एक बार मेरा डाउट सुन लो मत लिख, डाउट पूछ। इवन सीबी के क्वेश्चन है क्या DPP में? हाँ हैं बिल्कुल है। चलो ठीक है, चलो जितने डाउट मैंने सुने, जितने डाउट मेरे समझ आए, पहले मैं वो बताता हूं एक एक करके, ठीक है? उसके बाद अब मैं देख नहीं रहा 2 मिनट के लिए, थोड़े बहुत डाउट बता देता हूं, सुनो। किसी ने बार बार पूछा यार हाइपर कॉन्जुकेशन, जरा हाइपर कॉन्जुकेशन को समझ लेते हैं। देखो हाइपर कॉन्जुकेशन क्या होता है। हाइपर कॉन्जुकेशन ऑब्जर्व इन कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड डबल बॉन्ड। इन 3 जगहों पे आपको हाइपर कॉन्जुकेशन देखने को मिलते हैं। हाइपर कॉन्जुकेशन ना आपको सिर्फ काउंट करना होता है और कुछ नहीं। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुकेशन उतना ज्यादा स्टेबल। काउंट करना सिखाता हूं। जिस कार्बन में प्लस चार्ज है उसके बाजू वाले कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन आपको दिखें वो काउंट कर लो। जितने हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कॉन्जुकेशन। जैसे इस कार्बोकेटाइन के 3 हाइपर कॉन्जुकेशन है, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुकेशन उतना ज्यादा स्टेबल। आया समझ में? अब ये बता, मान ले कि यहां पे प्लस चार्ज है, इसके कितने हाइपर कॉन्जुकेशन है? तो देख ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुकेशन हो गए 4। अब मान ले कोई एक डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के अल्फा कौन सा है? ये है और ये है, तो यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, तो 4 हाइपर कॉन्जुकेशन। मान ले एक कार्बन फ्री रेडिकल दे दिया है, तो इसके अल्फा कौन सा है? ये है, ये है, ये है, काउंट कर ले, 3 2 2, 7 हाइपर कॉन्जुकेशन। खत्म हो गई बात, ठीक है? अच्छा अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट में। सर एक कार्बन का हाइड्रोजन का पूरा 180 घुमा कर सकते हैं तो अपोजिट लाने के लिए सिस ट्रांस क्वेश्चन में, E2 क्वेश्चन में, 100 हॉर्स कन्वर्जन में। मुश्किल हो रही है यार तो बताने में, भूल गया मैं तो क्या क्या पूछ दिया था। एक तो हाइपर कंजुगेशन याद था मुझे, RS कन्फिग्रेशन, यस यार RS नहीं बता पाऊंगा, बहुत बड़ी थ्योरी है वो। स्टीरियोजेनिक का मतलब समझाता हूं, देख किसी ने स्टीरियोजेनिक पूछा तो छोटा सा चीज है, ये समझा सकते हैं। देख मान लेना ऐसा कंपाउंड है, ठीक है? इसमें ना ये वाले कार्बन को देख, ये कायरल है। अब अगर स्टीरियोजेनिक का मतलब समझना, किसी भी मॉलिक्यूल में कौन सा ऐसा कार्बन है जिसका अगर तू 2 बॉन्ड चेंज करे तो एक स्टीरियो आइसोमर बन जाए, वो स्टीरियोजेनिक है। जैसे ये स्टीरियोजेनिक है, इसमें अगर ये Br को मैं यहां ले आऊं या इसको यहां ले आऊं तो R से S बन जाएगा, तो ये स्टीरियोजेनिक है। तो इसको कहते हैं स्टीरियोजेनिक। जैसे ना मान ले एक मिथाइल है, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड CMeH। देखिए यहां पे 2 स्टीरियोजेनिक है, क्योंकि इस कार्बन के ये मिथाइल को यहां ले आऊंगा, ट्रांस बन जाएगा जो कि डाइस्टीरियोमर होंगे। स्टीरियो आइसोमर बनाया ना, तो इसके 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। क्लियर? चलो फिर कल मिलते हैं आइसोमर SN2 रिएक्शन के साथ। ऑल्दो कोशिश की कि सारे डाउट बता पाऊं, लेकिन शायद नहीं हो पाया, बट स्टिल मेरा जो पर्पस था, E1 E2 E1 CB SN1, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होने चाहिए, वो आज किए। कल SN2 करते हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म जब कंप्लीट करेंगे तो आई होप सारे मैकेनिज्म आपके क्लियर हो जाएंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक जो डाउट मैं एड्रेस नहीं कर पाया आप हमारे डाउट सेक्शन में पूछना, उसको आंसर करेंगे, ठीक है? थैंक यू। एलन की बुकलेट में अगर नीलेश ये लिखा हुआ है तो गलत है, चिंता मत कर।